हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी के सिद्धांत सर स्वागत करता हूं सभी का केमिस्ट्री वाले सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीएफटी स्टार्ट किया है। हमने एक क्लास में वीवीटी खत्म कर दी, लेकिन सीएफटी एक क्लास में खत्म नहीं की जा सकती क्योंकि सीएफटी बहुत ब्रॉड टॉपिक है और आप लोगों की गलतफहमी के अनुसार सीएफटी एक बहुत ही मिनिमम सा टॉपिक आप सीएफटी को समझते हैं और आपको ये उम्मीद होती है कि सीएफटी से जो क्वेश्चन होते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन आपने पिछले क्लास के लास्ट में देखा कि जो हमने जब क्वेश्चंस किए तो आपने देखा कि वो क्वेश्चंस के लेवल क्या थे और वो पूछे जा रहे हैं। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए कि सीएफटी से आपको सीएफएसई निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनका ऑर्डर पूछेगा। वो आज से 7, 8, 10 साल पहले पूछा जाता था। आज के टाइम में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं तो डीप में जाना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, बहुत सिंपल सी बात थी। ये मैंने बोला आपको, एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक से। ये हमारा ऑर्बिटल था। ये जब इस पे लिगेंड का इंटरेक्शन हुआ तो लिगेंड के इंटरेक्शन की वजह से ये क्या हो गया बच्चों, स्टेबलाइज हुए, इनकी एनर्जी नीचे आई। ये सभी अभी भी डिजेनरेट हैं। फिर इनके बीच क्या हो गया बच्चों, ये क्या था आपको, प्राइमरी इंटरेक्शन था। क्या था बच्चों, प्राइमरी इंटरेक्शन, जो एक तरह का अट्रैक्शन था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, इसके बीच रिपल्सन स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैंने बोला कि जब पहले दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन होगा, फिर जब नजदीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो फिर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद यहाँ पर जो सेकेंड क्या होता है बच्चों, ये जो सेकेंड इंटरेक्शन होता है, ये एक तरह का ये जो अट्रैक्शन था, लेकिन ये क्या है बच्चों, तो ये आपका रिपल्सन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, रिपल्सन है। उसके बाद फिर आपको देखा आपने कि ये सभी क्या हो गए, इस तरह से डिजेनरेट फॉर्म में आ गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसमें क्या हो गया बच्चों, स्प्लिटिंग हो गई। तो ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग इस तरह होती है और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग क्या होगी, इसके अलग होगी, इससे उल्टी होगी। खैर, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, सीएफटी का बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी बात है। ये रहा लिगेंड, लिगेंड की अपनी एक फील्ड है जिसको लिगेंड फील्ड बोलते हैं। ये लिगेंड अपनी फील्ड को लेके एटॉमिक ऑर्बिटल के फील्ड में घुस जाता है और वहां तबाही मचाता है, उसमें स्प्लिटिंग लाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे एक्साइट होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी से स्पेक्ट्रा बनता है। और यही तो क्या पढ़ना बच्चों में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ना है। ठीक है, आइए तो आज की क्लास को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाए। ये बात तो थी जो आपको पता है कि ये तो बार बार आती रहेगी, इसका क्या है। चलिए बच्चों, ये रहा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में किसी भी डायरेक्शन में जाइए तो आपको चीजें एक ही जैसे मिलेंगी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, किसी भी डायरेक्शन में जाइए तो आपको चीजें एक ही जैसे मिलेगी। इसलिए क्या हो गया, ये गया जीरेड। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया जीरेड। जबकि पी ऑर्बिटल में अगर आप आइए तो ऐसा नहीं है। अगर इधर प्लस है तो इधर क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, जिसकी वजह से आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, इस डायरेक्शन में कुछ और मिलेगा। ये सिमेट्रिकल नहीं होंगे, प्लस तो माइनस। तो इसकी वजह से इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया अनजीरेड, यानी कि यू। क्या कहा गया बच्चों, इसको कहा गया अनजीरेड, यानी कि यू। जीरेड को कहा गया जी, यानी कि जो एस है वो क्या है बच्चों, जीरेड है। लेकिन जो पी है बच्चों वो क्या हो गया आपको, अनजीरेड है। फिर बात करते हैं किसकी, डी की। किसकी बात करते हैं बच्चों, फिर बात करते हैं डी की। अगर डी की बात की जाए, थोड़ा गौर से देखिए, देखिए अगर डी की बात करें तो यहां अगर प्लस होगा बच्चों तो यहां भी प्लस ही होगा, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है। यानी फिर से सिमिलर डायरेक्शन में चीजें क्या हो गई बच्चों, सिमिलर मिली। तो ये फिर से क्या हो गया बच्चों, ये फिर से जीरेड हो गए। तो जीरेड यानी कि जो डी हुआ बच्चों वो क्या हो गया आपको, जीरेड। और फिर जैसा कि मैंने आपको सिखाया था एफ के बारे में, एफ में क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बोला एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। ठीक है, फिर क्या बोला मैंने, एफ क्या था, एक्स तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर कौन था, एफ वाई था तो क्या था, एक्स वाई जेड तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एफ जेड तो क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और एक कौन था बच्चों, एफ एक्स वाई जेड। ये सभी क्या है बच्चों, तो इन सभी में आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा कि इसके जो भी ऑर्बिटल होंगे बच्चों, वो जो भी ऑर्बिटल होंगे, इधर प्लस होगा, इधर फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो गया बच्चों, फिर से अनजीरेड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, फिर से अनजीरेड हो गया। अब थोड़ा चलिए थोड़ा ग्रुप थ्योरी पे पहले बच्चों, जब ग्रुप थ्योरी पे जाएंगे तो हमें ग्रुप थ्योरी में हम एफ पे नहीं जा रहे, बस एफ तो मैंने ऐसे बता दिया आपको। जो बच्चों सिंगलेट होते हैं, जो सिंगलेट होते हैं
उसको दिखाया जाता है A1G से, या इसी को कहीं A1G भी लिखते हैं, ठीक है, डोंट वरी, A1G वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन A आता है बच्चों, और G फॉर G रेड, ठीक है। और फिर अगर बच्चों डबलेट लेंगे हम, ठीक है, तो इसके लिए आता है बच्चों, और ट्रिपलेट के लिए क्या आता है बच्चों, ट्रिपलेट के लिए आता है T2, और ये क्या होता है बच्चों, G। तो इस चीज को आप याद रखिए बच्चों, ठीक है। चलिए, जब यहां तक आपकी बात आ गई समझ में, ठीक है, अब यहां से आप समझिए थोड़ा, आते हैं हम स्प्लिटिंग पे बच्चों। अभी तक जिसको हमने रोक रखा है, अब आते हैं थोड़ी स्प्लिटिंग पे, ठीक है। स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट लीजिए। देखिए, बेसिकली तो हमें जो है वो ऑक्टाहेड्रल के बारे में ही पढ़ना, ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़िए तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन आपको तो पता है कि जो एस होगा इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, एस में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा, पी में बच्चों दो सिचुएशन है। अगर पी को आप ऑक्टाहेड्रल में लेके चले जाइएगा, पी को अगर आप ऑक्टाहेड्रल में लेके जाते हैं तो यहां कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। क्यों स्प्लिटिंग होगी भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पीएक्स पी वाई पीजेड तीनों पे आते हैं, तो स्प्लिट कहां से होगा फिर? तो पी में कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। यानी कि अगर पी की बात करेंगे बच्चों, तो आपको पी में इस तरह से, आपको ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। आप इस तरह से दिखा सकते हैं, पीएक्स पी वाई पीजेड। एनर्जी बढ़नी है वो बढ़ेगी, लिगेंड के आने से एनर्जी बढ़ती है, वो आपको पता है। लेकिन इसी पी को अगर आपसे पूछ दिया जाए लीनियर में पूछा जाए कि लीनियर स्प्लिटिंग कैसी होगी, तो लीनियर में फिर आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल की बात नहीं कर रहा है। अब पीएक्स पीवाई पीजेड पे जब कोई लीनियर लिगेंड आता है, कोई लिगेंड आएगा, अगर सिंगल लिगेंड आएगा तो वो सिर्फ पीजेड पे आएगा। आपने देखा है ना, याद कीजिए, आप लोग जो एमओटी पढ़ते हैं, तो एमओटी में आप क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, याद कीजिए। तो अगर इस तरह से आपके पास होता है, मान लो ये किसका है, पी का है, याद रखिए, तो सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2pz। कुछ याद आ रहा है आपको? पढ़ा था आपने ये वाला एग्जांपल। यानी कि लीनियर अगर हो बच्चों, लीनियर अगर कॉम्बिनेशन हो, मतलब लीनियर ऑर्बिटल आए, तो आपके पास pz पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक्स वाई पर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाने की जिम्मेदारी सिग्मा जेड की होती है, मतलब पीजेड की होती है। तो उस सिचुएशन में चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मतलब आपके पास जो पीजेड होगा बच्चों वो ऊपर आ जाएगा, और पीएक्स पीवाई जो होगा बच्चों वो नीचे आ जाएगा। बट डोंट वरी, कभी पूछेगा नहीं। बस मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि अगर आपसे ऑक्टाहेड्रल में पूछ रहा है स्प्लिटिंग, बच्चों परेशान मत होइए, एग्जाम की क्वेश्चन किसी भी लेवल तक जा रहे हैं आजकल, पहले वाली बात नहीं रही। और लीनियर में कहा जाए बच्चों तो ये स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। लीनियर कंट्रीब्यूशन इसका स्प्लिटेड होगा, यानी पीजेड ऊपर और पीएक्स पीवाई क्या होंगे बच्चों, नीचे होंगे। चलिए, हमें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस जानना था, सो मैंने बता दिया। हमारी बात होगी डी के बारे में। असली तो खेल इसी को करना है। ये रहा डी, ठीक है, ये रहा डी। अच्छा, एक काम करते हैं बच्चों, डी से पहले एफ बता देता हूं मैं आपको। एग्जाम में कोई वो आ गया तो फिर आप परेशान होंगे। देखो एफ में कैसे होता है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि एफ में ये है एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब और एफ जेड क्यूब। इसको सबसे ऊपर क्यों रखूं, क्यों रखना चाहिए इसको सबसे ऊपर? सर इसलिए ऊपर रखो सर, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है, आप गौर से देखो तो एक्सिस पर ही, ऑन द एक्सिस है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ऑन द एक्सिस तो क्या होगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, इसके नीचे किसको रखना चाहिए? सर इसके नीचे रख दो सर आप, किसको? सर एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर यहां पर भले ये सर देखो, गौर से देखो कि यहां पर एक कॉम्बिनेशन है सर, ये डायरेक्ट एक्सिस पे नहीं आ रहे हैं सर। यहाँ एक्स क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स के बीच आ रहा है। सोचो ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक प्लेन, और फिर मान लो ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स, इसके बीच में ये जैसे एक्स, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स इसके बीच, यानी कि यहाँ पे आएगा। देखो गौर से देखो, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये प्लेन बन रहा है, और ये रहा मान लो एक्स। तो लिगेंड कहाँ आएगा? लिगेंड इस जगह पे आएगा, यानी कि इस प्लेन और इस लाइन के, इस प्लेन
और इस लाइन के बीच में। मतलब ये भी सर उतना खास नहीं है सर, मतलब यहां भी क्या हो रही है सर, ये भी ऑन द एक्सिस पूरी तरह से नहीं है, और ये वाला तो खैर बिल्कुल भी ऑन द एक्सिस नहीं है, एफ एक्स वाई जेड। तो अगर कभी आपसे ये पूछ दे बच्चों, तो आपके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए, ठीक है। अगर एफ में कभी आपको स्प्लिटिंग पूछ दे तो आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ही तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आता है ना, बिल्कुल ऑन द एक्सिस आता है, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसको देखा कहां, नहीं देखा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन अगर मान लो एफ ऑर्बिटल है तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा उस पर। मान लो वो ठीक है फील्ड ही है, फील्ड ही है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑर्डर पूछ दिया तो, पता है बच्चों ऑर्डर को लेके इतने बच्चे कंफ्यूज। आपको याद है पिछले क्लास में मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल बताया, फिर मैंने आपको स्क्वायर पिरामिडल बताया, और मैंने आपको स्क्वायर पिरामिडल बताया। कितनी आसानी से आपको याद हो गया, अगर आपने क्लास किया है ढंग से तो आप देखो कितनी आसानी से वो चीज आपको याद हो गई। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आप उसको करो तो एक बार, देखो तो ये चीजें कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए। चलो ठीक है, हमें इन सब से मतलब नहीं, ये तो फालतू फालतू थे, इसमें सिर्फ ऑर्डर पूछ दे वही बड़ी बात है, करना कुछ नहीं है, करना यहां है बच्चों, हमें करना यहां है डी वाले में। आइए 1 2 3 4 5, देखो बच्चों मैंने पहले बोला अभी ऑक्टाहेड्रल को पढ़ रहे हैं इसलिए 3 नीचे और 2 क्या हो गए बच्चों ऊपर। हमें सबसे पहले तो ये प्रूफ करना सर कि आपने जो बताया था सर 0.4 डेल्टा नॉट और 0.6 डेल्टा नॉट, सर पहले इसको बताइए सर। हाँ बिल्कुल वही बताने जा रहा हूँ कि 0.4 डेल्टा नॉट और 0.6 डेल्टा नॉट कैसे आया, फिर ऑक्टाहेड्रल से लोग टेट्राहेड्रल में चलेंगे, फिर क्यूबिक में चलेंगे, और फिर सबको रिलेट करेंगे, और उसके बाद भी हम लोगों ने जो CFSE निकाली है ऑक्टाहेड्रल के लिए उसको हम लोग बाकी के लिए भी निकालेंगे। बच्चों सिस्टमैटिक चलिए, देखिए ये बड़ी आसान सी चीज है, आपको पता है आपको पता है कि यहाँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सर हमें पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस मैक्सिमम सर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये बीच वाला जो होगा सर ये बेरी सेंटर होगा, ये तो आपको पता है। अच्छा बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे ये 10 इलेक्ट्रॉन पहले यही थे ना बच्चों, गौर से देखो तो, यस सर ये 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले यही थे। इनकी एनर्जी कितनी है सर, इनमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बच्चों E। यहां पर जो E है ये क्या है बच्चों एनर्जी पर, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। आप ये मत सोचो कि सर आप डीप पढ़ाओगे तो हमें क्या मतलब, हमें तो एग्जाम निकालना कोई पढ़ाना थोड़ी है, आपको भी सीखना पड़ेगा एग्जाम के क्वेश्चन, इसलिए आप क्या आ रहे हैं अब सो तो क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको दिख जाना है ना, आप इस गलतफहमी मत रहो, ठीक है। और फिर जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे वहां जब थ्योरी कैसे लिखोगे, फिर वहां रिटन कौन लिखेगा, रिटर्न लिखने के लिए कोई दूसरे कोई तो आएंगे नहीं, आप ही को लिखना होगा। चलो तो ये एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन की बात है। मैंने बोला कि भाई देखो ये ऊपर की तरफ जो एनर्जी लेवल चेंज होता है इसको मैंने बोल दिया क्या x, और नीचे की तरफ जो चेंज होता है बच्चों उसको क्या बोल दिया मैंने y। मैंने बोला कि देखो ये तो पता है और ये भी पता है कि यहां से यहां का जो गैप है बच्चों वो है डेल्टा नॉट। ऑक्टाहेड्रल है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, अरे ऑक्टाहेड्रल सही तो सारे काम हो जाएंगे। मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये बात रिपीट की थी कि ऑक्टाहेड्रल पढ़ लो बाकी सारे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप टेट्राहेड्रल क्यूबिक सब हो जाएंगे अपने आप। चलो तो ये एक बात तो पता चलेगी सर x प्लस वाई इज इक्वल टू डेल्टा नॉट है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई तकलीफ नहीं सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, ठीक है। अच्छा सर एक काम करो, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन कितने ऊपर गए हैं सर, 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं बच्चों 4, और चारों के लिए जो एनर्जी है उनमें कितना का एडिशन हुआ है सर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी E था और सब में x जुड़ गया सर, तो 4e प्लस x। भैया x भी एनर्जी का फॉर्मेट ही है, x भी तो एनर्जी, तभी तो एनर्जी जोड़ के एनर्जी के इक्वल हो गया, CFS क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के इक्वल हुआ। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, आपका सीखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो यहां मेरे पास इन सभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी E है, बाबू शांत हो जाओ, सभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी E है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन x से ऊपर जा रहा है, x एनर्जी से ऊपर जा रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो 4e प्लस x कर दूं, सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E थी प्लस x और इंटू 4। अच्छा ठीक है, और जरा चेक करो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, E से नीचे चले गए हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बच्चों E से नीचे आ गए हैं, यानी कि E माइनस वाई। देखो E से कितने नीचे है माइनस वाई नीचे, मतलब y नीचे आए हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, सबकी एनर्जी को जोड़ दोगे, सबकी एनर्जी को जोड़ दोगे तो सबकी एनर्जी कितने बराबर होनी चाहिए थी 10e के बराबर। अरे बबुआ अगर हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E है तो सभी की एनर्जी मिलकर कितनी हो जाएगी 10e हो जाएगी ना, तो ये सारे प्लस और माइनस मिला के कितने होंगे 10e होंगे। चलो ठीक है, 4e प्लस 4x प्लस 6e माइनस 6y इज इक्वल टू 10e। आपको पता है कि ये सब मिलकर खत्म हो गए, तो क्या बचा आपका बच्चों
4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 6y, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 6/4y, या इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 6/2 3/2y। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, इसको मान लो इक्वेशन क्या मान ले हम 2, इसको पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो बच्चों। तो x के बदले क्या लिख दूं 3/2y प्लस y इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, यानी कि 3/2 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 5/2y इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। उसके बाद जरा y को चेक कीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2/5 डेल्टा नॉट, और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0.4 डेल्टा नॉट। अब बताओ, तो आप लिख दो कि चूंकि y नीचे है ना बच्चों, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया -0.4 डेल्टा नॉट। अब बताओ बच्चों, आपको समझ में आया कि क्यों हम इसको नीचे की तरफ पर इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 डेल्टा नॉट लिखते हैं, और ये क्या है, ये पर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पर इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, आपको समझ में आया कि हम नीचे के लिए -0.4 क्यों लिखते थे, -0.4 डेल्टा ओ क्यों लिखते थे, बोलिए। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले के लिए देखते हैं। ऊपर वाले के लिए हम 2 लिख चुके हैं, अब यहां से आ जाइए, इससे वापस आइए, से 4x इज इक्वल टू 6y से, इसको भी लेके वापस आइए यहां पर। इस बार क्या कीजिए, y इज इक्वल टू क्या 4x/6 है, यानी कि 2/3x। अब इसको क्या मान लो, इसको इक्वेशन 3 मानो बच्चों, और इक्वेशन 3 को फिर फर्स्ट में इन्वॉल्व करो, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो x प्लस y को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2/3x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों डेल्टा नॉट। तो x प्लस 2/3x मतलब x प्लस 2/3x इक्वल टू डेल्टा नॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे भाई 5/3x इज इक्वल टू, यही होगा ना बच्चों 5/3x इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, गौर से देखो 3/5 डेल्टा नॉट। तो 3/5 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 5×30 डेल्टा नॉट, या लिख सकते हैं कि प्लस x इज इक्वल टू प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। बताओ, अब आपको समझ में आई बात कि किस तरह से इस वैल्यू को लिखा गया -0.4 डेल्टा ओ, और इसको लिखा गया प्लस 0.6 डेल्टा ओ। तो अगर आपको कभी प्रूफ करने के लिए आए तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं बच्चों। बताइए, कोई तकलीफ? मुझे सर पता है सर, हम ना बचपन से एक बात को लेकर बड़ा परेशान होते हैं कि इसको तो ठीक है सर, ये तो चलो ठीक है, ये तो हमने याद भी कर लिया सर, ठीक है, लेकिन सर पता है टेट्राहेड्रल वाले में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, टेट्राहेड्रल क्यूबिक सब एक साफ हो जाएगा। बोले सर क्यूबिक का छोड़ना, क्यों छोड़ू क्यूबिक, सब लूंगा, पहले इसको करो, नोट कर लो इसको अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। कर लिया? चलो, तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से बच्चों। क्या समझ में आई भाई कि सर ये जो हमारे पास पिछली क्लास में जो बड़ा आप दिखा रहे थे सर, हाँ ठीक है सर, ये वाला वैल्यू हमें भी आ चुका है सर, अब आपकी बात नहीं सहेंगे सर। ये वाला हो गया प्लस 0.6 डेल ओ, और ये वाला हो गया सर -0.4 डेल ओ। वेरी गुड, ठीक है, ये दोनों चीजें आप सीख चुके हैं। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आइए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझ गए ना? हाँ ये अच्छा, ये आपको क्या है बच्चों, ये हो गया 2 है तो इजी, याद रखेंगे इजी, और ये क्या हो गया बच्चों T2G, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां भी बात हमारी क्लियर हो गई। मैंने एक चीज मिस्टेक कर दी है शायद, यहां पर मैंने इसको डबलेट को टी लिख दिया, ये T1 इसके लिए नहीं होता, ये P के लिए होता है, इसको आगे चल के करेंगे। यहाँ इसके लिए होता है बच्चों E, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर डबलेट के लिए E होता है, तो E, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों डबलेट के लिए क्या हो, मतलब अगर ये रहेगा तो G होगा, और नहीं रहेगा अगर तो सिर्फ E हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। वो P के लिए T1 होता है, वो मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, सिंगल मिस्टेक था, इसको ठीक कर लीजिए। मुझे भी लगा कि ये चीज मिस्टेक हो रही है, बट ठीक है। चलिए देखिए, तो ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, हाँ हमारे पास प्लस 0.6, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, हम लोग टेट्राहेड्रल को भी निकालेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल की बात की ना, हम लोग बात करेंगे किसकी, टेट्राहेड्रल की भी बात करेंगे। बच्चों ये रिलैक्स हो जाओ,
अगर मैं इस तरह का एक क्यूब लेता हूं, ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। अगर क्यूब है बच्चों यहां पर सेंट्रल एटम है, तो ऑक्टाहेड्रल मुझे किस तरह बनाना चाहिए? मुझे ऑक्टाहेड्रल किस तरह का बनाना चाहिए और टेट्राहेड्रल किस तरह का बनाना चाहिए? देखो बच्चों, जब मुझे ऑक्टाहेड्रल बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ध्यान दो कैसे बनाऊंगा भाई। जब मुझे ऑक्टाहेड्रल बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये यहां एक, देखो, और ये तो ऊपर से हो गया भाई ऐसे ऐसे, और फिर एक ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी कि लिगेंड के जो डायरेक्शन है वो इस तरह के होंगे, मतलब कोई भी लिगेंड कॉर्नर से नहीं आएगा, सारे लिगेंड कहां से आएंगे? फेस से आएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। देखो यही है ऑक्टाहेड्रल, आप समझो ना बात को, लिगेंड 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 लिगेंड, ठीक है। इस तरह से जब हम बनाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा हमारा? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर हमें क्यूबिक बनाना हो, क्यूबिक, रिलैक्स हो जाए, क्यूबिक से ही टेट्राहेड्रल आएगा। तो अगर हमें क्या बनाना है बच्चों? क्यूबिक बनाना है, तो क्यूबिक के लिए कैसे बनाना होगा? गौर से देखिए, देखो ये क्यूबिक इस तरह बनता है, यानी कि सभी जो कॉर्नर होंगे बच्चों, सभी कॉर्नर से आएंगे, 8 कॉर्नर से, तो क्यूबिक बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए ये बात, कि इस 8 कॉर्नर से आएंगे तो क्या बन जाएंगे बच्चों? क्यूबिक बन जाएंगे, है ना। ये पता होनी चाहिए आपको बात, कि 8 कॉर्नर से आएंगे तो क्या बन जाएंगे? क्यूबिक बन जाएंगे। लेकिन आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, थोड़ा भी सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि 8 कॉर्नर से आएंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूबिक। और अगर मैं टेट्राहेड्रल बनाना चाहता हूं तो टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा बच्चों? अल्टरनेट कॉर्नर से आपको एटम लाने होंगे। पहले बोलिए कि हाँ सर ये सही है या नहीं। देखो अगर बच्चों हम सिर्फ फेस से लाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल। अगर सिर्फ 8 कॉर्नर से हम लाते हैं तो क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा क्यूबिक। और सिर्फ 4 कॉर्नर से हम लेके आते हैं बच्चों तो ये कहलाएगा हमारा कौन? टेट्राहेड्रल। मतलब आपको लगेगा कि सर कुछ नहीं है सर, क्यूबिक जो है वो तो टेट्राहेड्रल का बस डबल वैल्यू है। क्या आपको ये चीज लग रहा है? सर क्यूबिक में जो भी हो रहा है वो टेट्राहेड्रल का डबल है। बस यही सिखाना था मुझे, कि क्यूबिक में जो भी हो रहा है बच्चों, क्यूबिक में 8 लिगेंड है और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड है। जस्ट टेट्राहेड्रल का क्या है बच्चों? डबल है। यानी कि टेट्राहेड्रल में जो भी होगा क्यूबिक उसका क्या होगा? डबल होगा, ठीक है। यानी कि जब हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा जो सी है क्यूबिक, वो क्या हो गया? वो 2 आपको डेल्टा टीडी के बराबर है। रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। ये 2 टेट्राहेड्रल जो है आपको 2 डेल्टा टीडी के बराबर है। ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। ये बात आपको मुझे यहां समझानी थी, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई, जरा इसको गौर से देखिए बच्चों, कि एक बात तो समझ में आए कि सर क्यूबिक में जो इलेक्ट्रॉन है सर वो एक्सियल नहीं आ रहा सर। ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन एक्सियल आ रहा है, लेकिन क्यूबिक और टेट्राहेड्रल में सीधे एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है सर कि जो क्यूबिक है सर, क्यूबिक में इस तरह का हो रहा है सर। क्यूबिक बोलो चाहे टेट्राहेड्रल बोलो, क्योंकि हमें बात समझ में आ गई सर कि क्यूबिक और टेट्राहेड्रल एक ही चीज है सर। तो क्यूबिक और टेट्राहेड्रल में चीजें इस तरह हो रही है सर कि इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं आ रहा है सर, बल्कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है सर। देखो सर, यानी कि एक्सियल वाले बच जा रहे हैं सर। एक्सियल वालों को कोई खतरा नहीं हो रहा है, मतलब एक्सियल वालों पे रिपल्सन का फैक्टर आया ही नहीं। तो रिपल्सन आया कहां सर? नॉन एक्सियल वालों पे। बच्चों बात समझ रहे हो आप? आपने देखा कि नहीं? जरा गौर से देखो, तो एक्सियल वाले पे तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे क्यूबिक में। एक्सियल तो ये है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर ये प्लस एक्स तो ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई तो ये माइनस वाई, ये प्लस जेड तो ये माइनस जेड। तो इस पे तो आ ही नहीं रहा सर। एक्स वाई जेड तो यहाँ है सर,
ये x, ये y, ये z, देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। सर इस पे तो आ ही नहीं रहा सर, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है सर, नॉन एक्सियल। देखो ये x है, ये z, देखो सर x और z के बीच में आ रहा है सर। ये देखो ये x है, ये y है, देखो सर x और y के बीच में सर, देखो ये देखो x और z के बीच में आ रहा है, x और y के बीच में आ रहा है। मतलब ये है सर कि एक्सियल तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं सर, इसका मतलब यहाँ पर इस तरह की चीजें होंगी, तो हम भी चेंज हो जाएंगे सर। हम कौन सा बैठे हुए हैं, लो, इसका मतलब इस बार क्या होंगे बच्चों, इस बार एक्सियल वाले नीचे आ जाएंगे, यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और यहां कौन आ गया बच्चों, और यहां आ गया बच्चों, यहां पर डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, सबके सब फुल हो रहे हैं, सारे जितने भी आ रहे हैं सब डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड के साइड से ही आ रहे हैं बच्चों। इसका मतलब है कि हमारे पास एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, अरे हाँ सर वो तो बिल्कुल लिखना ही चाहिए सर, आप एकदम लिखो सर। हाँ बिल्कुल लिखता हूं, देखो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर इन किसमें, क्यूबिक। अरे सर हमने स्क्वायर प्लेनर पढ़ा सर, हमने स्क्वायर पिरामिडल पढ़ा सर, हमने जो है और क्या पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल पढ़ा सर, टेट्राहेड्रल पढ़ा। हाँ सर याद हो गया सर, बिल्कुल याद है, इसको भी याद कर लो, फिर क्या दिक्कत है। डी एक्स वाई क्या हो गया भाई, देखो क्या हो गया बच्चों, डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड ग्रेटर देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना। लो देखो, यानी क्यूबिक में भी आपको एनर्जी का ऑर्डर पता चल गया। सर ये तो टेट्राहेड्रल जैसा ही, बिल्कुल टेट्राहेड्रल ही जैसा तो है, टेट्राहेड्रल जैसा ही तो है, बस टेट्राहेड्रल से छोटू होता है। टेट्राहेड्रल में चूंकि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लिगेंड कम होते हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल क्या होता है बच्चों, छोटू होता है। बाकी बिल्कुल यही है, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, देखो बस वही है। ये जो होता है टेट्राहेड्रल से दो गुना बड़ा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल से दो गुना बड़ा होता है। यानी हम देख चुके हैं सर कि इसके अंदर जो CFSE का सर ऑर्डर होगा सर, अगर इसके बीच का वैल्यू डेल्टा टी होता है, तो ये जो वैल्यू हुआ सर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा टी। यस सर बिल्कुल, अब समझ में आ रही बात सर, कि डेल्टा सी को हमने क्यों हमने 2 डेल्टा टी लिखा। इस सवाल का जवाब आपको अब मिल चुका होगा, बोलो, इस सवाल का जवाब आपको बच्चों यहां पर मिल चुका होगा। तो हाँ सर ये सवाल का जवाब हमें यहां पर मिल गया। अच्छा बच्चों और आगे बढ़ो, यहां से देखो, एकदम शांत हो जाओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं हम लोग। यहां बच्चों मेरे पास मेटल है, जब क्यूबिक आएगा तो चलो कंपेयर करते, मिलाते हैं उन दोनों को। सर क्यूबिक आएगा तो सर यहां से आएगा, क्यूबिक आए चाहे टेट्राहेड्रल आए तो यहां से आएगा लिगेंड, बोलो हाँ। और सर अगर ऑक्टाहेड्रल आएगा तो यहां से आएगा लिगेंड, बोलो हाँ सर। अब चलो कंपेयर करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं बच्चों, ये लिगेंड यहां से आया और ये लिगेंड यहां से आया सर, इसके लिए हम लिखते हैं सर RC मतलब क्यूबिक, और R फॉर रिपल्सन फैक्टर। और इसके लिए लिखे हैं बच्चों सर हम R0, यानी R फॉर रिपल्सन फैक्टर और O फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गया, लिख दूं यहां पर RC इज इक्वल टू रिपल्सन फैक्टर ऑफ क्या, क्यूबिक या टेट्राहेड्रल, एक ही बात है। और R देखिए, पहले RC पहले टेट्राहेड्रल मत करो, पहले सिंपल लिखो, ज्यादा उलझना नहीं है, पहले सिर्फ लिखो क्यूबिक किसका, ऑफ क्यूबिक, टेट्राहेड्रल मत लिखो अभी। हाँ जी, अब यहां जाओ, R0 क्या हो गया सर, रिपल्सन फैक्टर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। लिख दो, आप लोग के मन में चले सर आखिर क्यों काटा सर आपने, कुछ तो जरूर बात है। कोई बात नहीं है, मैं बस कांस्टेंट करना चाह रहा था आपके ब्रेन को। लिख लो, RC क्या हो गया बच्चों, रिपल्सन फैक्टर ऑफ क्यूबिक या टेट्राहेड्रल, और R0 क्या हो गया बच्चों, रिपल्सन फैक्टर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अच्छा ये एंगल है बच्चों कितना, 45 डिग्री, पता होगा आपको। अगर ये एंगल 45 डिग्री है बच्चों, तो हमारे पास एक RC इज इक्वल टू आपको क्या हो गया, R0 cos 45। cos 45 का वैल्यू सभी को पता होगा, RC इज इक्वल टू R0 2/3। अगर 2/3 है बच्चों, 2/3 हो गए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं RC इज इक्वल टू R0, इसको हम 2/3 लिखो चाहे 0.7 लिखो, एक ही बात है।
2/3 लिखो चाहे 0.7 लिखो, एक ही बात है सर। आप कायदे से 0.7 2/3 एग्जैक्टली नहीं होता ये क्या होता है, 0.7 होता है। तो जब आप 2/3 को लिखते जाओ, 2/3 करो 0.666666 करोगे तो वो ऑलमोस्ट 7 हो जाएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो इतनी बात हमें पता चलेगी कि हाँ सर, एक बात तो पता चलेगी, इसका मतलब ये है सर कि आरसी की जो वैल्यू है सर वो R0 से छोटी है। खुद सोचो आप कि किसी बड़े टुकड़े को 2/3 काटा तब इस टुकड़े के बराबर हुआ। किसी चीज को 2/3 काट दिया आपने, देखो 2/3 है ना, मतलब आरसी जो है वो R0 का 0.7 टाइम है। मतलब समझ रहे हो, ये छोटा है टुकड़ा तब जाके ये हुआ इसके बराबर, मतलब R0 को काटा गया तब जाके आरसी के बराबर हुआ। तो इसका मतलब R0 क्या हो गया आरसी से बड़ा हो गया। ठीक है, चलो, तो ये तो बच्चों क्या था, रिपल्सन फैक्टर था। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये क्या हो गया बच्चों, रिपल्सन फैक्टर। अगर आप दोनों का रेशियो पूछ सकता है, एक बार रेशियो पूछ दिया है, गेट में रेशियो पूछ दिया था आरसी अपॉन R0 का रेशियो, तो कितना हो गया बच्चों, ये 2/3 ऐसे पूछ दिया, 2/3 ये इस तरह से पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलो, तो अच्छा ठीक है, ये तो रिपल्सन फैक्टर हो गया। अब एक काम करो कि लिखो यहां पर रिपल्सन फैक्टर फॉर क्या, क्यूबिक इज इक्वल टू आरसी, रिपल्सन फैक्टर फॉर क्या, ऑक्टाहेड्रल क्या हो गया R0। ठीक है, चलो यहां तक तो बात क्लियर थी। अब एक काम करते हैं बच्चों कि ये क्या हो गया बच्चों, ये पर लिगेंड हो गया। ये क्या है बच्चों, ये जो भी वैल्यू आ रही है किसके लिए बच्चों, पर लिगेंड। हम इस R0 RC को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बच्चों, अब डेल्टा नॉट से कम हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं बच्चों, रिप्लेस करना। जब हमने R0 RC के बीच रिलेशन निकालना है, अब हम डेल सी और डेल्टा सी और डेल्टा नॉट के बीच रिलेशन निकालना चाहेंगे। ठीक है, देखो डेल्टा नॉट क्या होता है बच्चों, डेल्टा नॉट क्या होता है, तो डेल्टा नॉट को हम लिख सकते हैं बच्चों कि देखो आपके पास 4 1 लिगेंड, इसमें ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं पहले बच्चों, 6 लिगेंड। तो डेल्टा नॉट को हम बोल सकते हैं कि ये किसके लिए होता है, 4 6 लिगेंड। अरे बबुआ, डेल्टा नॉट किसकी सीएफएससी होती है, किसके लिए सीएफएससी आती है, 6 लिगेंड के लिए। तो अगर 6 लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट है बच्चों, 6 लिगेंड के लिए हमारे पास क्या है, डेल्टा नॉट है, तो 4, या इसको ऐसे लिखो ना, आगे कर दो, इसको आगे लिखो, एक्चुअली क्या होता है, नोट्स अच्छे बनने चाहिए ना। तो 6 लिगेंड के लिए सीएफएससी कितना होता है बच्चों, डेल्टा नॉट। तो 4 1 लिगेंड सीएफएससी कितनी हो जाएगी बच्चों, डेल्टा नॉट बाय 6। बोलो हाँ, तो डेल्टा नॉट बाय 6 क्या हो गया बच्चों, आपको एक लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट, आपको डेल्टा नॉट बाय 6 हो गए। अच्छा ठीक है, तो अब आपको क्या करना बच्चों, अरे भाई साहब हमें किसके लिए रिलेशन चाहिए, तो हमें तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए रिलेशन चाहिए। डेल्टा नॉट तो अपनी जगह फिक्स ही है। सो इन ऑक्टाहेड्रल 4 8 लिगेंड, 4 8 लिगेंड, देखो क्या कर दो कि डेल्टा, ये जो रिपल्सन निकला है किसके लिए बच्चों, ये जो R0 RC के बीच जो रिलेशन निकला है, रिपल्सन क्या है, रिपल्सन फैक्टर फॉर पर लिगेंड। तो यहां भी आपको क्या हो गया बच्चों, जो आप सीएफएससी निकाल रहे हो वो क्या हो गया, पर लिगेंड के लिए है ना। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, गौर से देखो, यानी हम क्या लिखने ले जा रहे हैं, हम यहां पर लिखने जा रहे हैं किसके लिए, डेल्टा सी को लिखने जा रहे हैं बच्चों। रिलैक्स हो जाओ, 8 लिगेंड के लिए सीएफएससी क्या होगा, डेल्टा सी लिख दे, क्योंकि क्यूबिक है तो डेल्टा सी लिखेंगे। तो जरा गौर से देखो, एक लिगेंड के लिए था डेल्टा नॉट बाय 6, बोलो हाँ, और टोटल कितने लिगेंड है भाई, तो टोटल लिगेंड हो गया आपको कितने, पहले ये पूरा करो, गौर से देखो कि आरसी इज इक्वल टू R0 इंटू 2/3। देखो हमने देखा है, इसको फिर से आराम से करो, क्या बोला मैंने, देखो मैंने बोला, एकदम रिलैक्स हो जाओ बच्चों, आरसी इज इक्वल टू R0 इंटू 2/3, बोलो हाँ। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू R0, ये क्या था बच्चों, R0 था, लेकिन आपको पता है कि एक लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट कितना होगा, तो डेल्टा नॉट बाय 6 हो जाएगा एक लिगेंड के लिए, इनटू क्या हो गया, ये 2/3। लेकिन आपको तो यहां 8 लिगेंड होते हैं बच्चों, 4 क्या हो गया, 4 यहां तो 8 लिगेंड है। हम कह सकते हैं कि ये जो भी आया वैल्यू, ये तो एक लिगेंड के लिए आया, तो 8 लिगेंड के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 8। मैं समझ रहा हूं कि ये थोड़ा सा आप लोग के ऊपर से जा रहा होगा, बट ऊपर से मत जाने दीजिए इसको, एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए बच्चों। ये गौर से करके देखिए, देखिए 8 और ये क्या हो गया, गौर से देखिए, ये आपको 3
तो ये क्या हो गया बच्चों, गौर से देखिए, 8/9 डेल्टा नॉट हो गया। और आपको तो पता है कि डेल्टा सी का वैल्यू अगर 8/9 डेल्टा नॉट आ गया, उसमें से टेट्राहेड्रल दौड़ते हुए गया, टेट्राहेड्रल मतलब डेल्टा सी प्लीज हेल्प मी। तो आपको तो पता है कि डेल्टा जो टी होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल, वो डेल्टा सी का हाफ होता है। तो इसका मतलब कि डेल्टा टी जो हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, 8/9 के नीचे 2 लगा दीजिए, यानी कि 4/9 डेल्टा नॉट हो गया। देखिए यहां से निकला है ये आंसर, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो अच्छे की होश हवा निकल जाती है। और मैं जैसे पहले बता रहा हूं कि अब सारे एग्जाम थ्योरेटिकल होते जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी ही होगी। अच्छा क्यों आप रटते हो आज तक कि 4/9 डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट होता है, क्यों नहीं निकाल पाते हो? नहीं निकाल पा रहे हो, फिर से समझो बात को, इसको फिर से हटाओ ये सब चीजों को। देखो मैंने बहुत आराम से कहा कि आपको पता है कि RC इज इक्वल टू R0 cos 45, यानी कि RC इज इक्वल टू R0 इंटू 2/3। अगर तो हम क्या करते हैं बच्चों की RC को रिप्लेस कर दिया हमने डेल्टा सी से। RC रिप्लेस किससे किया हमने? डेल्टा सी से, यानी CFSE फॉर क्यूबिक। तो R0 किससे रिप्लेस होगा? R0 डेल्टा सी से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि बात पर लिगेंड की है ना। तो 6 लिगेंड मिलकर डेल्टा नॉट बनाते थे, सोचो 6 लिगेंड मिलकर डेल्टा नॉट बनाते थे, तो एक लिगेंड के लिए कितना हो जाएगा? डेल्टा नॉट बाय 6 नहीं हो जाएगा? यस सर, इंटू 2/3। अब आ जाओ, यानी कि अब जो है पर ये क्या हो गया बच्चों, ये पर लिगेंड। तो यहां भी पर लिगेंड आया क्या बच्चों? यहां भी पर लिगेंड आया, लेकिन क्यूबिक में तो 8 लिगेंड होते हैं। क्यूबिक में तो कितने होंगे बच्चों? क्यूबिक में तो 8 लिगेंड होते हैं, इसीलिए 8 लिगेंड। तो 8 लिगेंड के लिए डेल्टा सी कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा नॉट बाय 6 इंटू 2/3 इंटू 8। निकाल के देखो तो ये हो जाएगा बच्चों 8/9, ये तो देखो कट जाएगा, और ये 8/9 डेल्टा नॉट। और जब यहां तक भी आपको पता चल गई, सो 4 लिगेंड, अरे भैया 4 लिगेंड क्या होता है? 4 लिगेंड वाला किसको बोलते हैं? 4 लिगेंड वाला बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो डेल्टा टी, तो क्या लिख सकते हैं देखो तो, डेल्टा नॉट बाय 6 इंटू 2/3, ये तो था ही। अब लिगेंड क्या हो गया? 4। मैंने पहले ही बोला था कि RC बोलो चाहे आपको टी लगा दो, ठीक है। जो क्यूबिक है बस वो टेट्राहेड्रल का क्या होता है बच्चों? डबल होता है। लेकिन पर लिगेंड की जो वैल्यू आएगी वो तो सिमिलर होगी, क्यूबिक हो चाहे टेट्राहेड्रल हो। जो पर लिगेंड की वैल्यू आई, जो पर लिगेंड की, देखो पर लिगेंड की जो वैल्यू है, ये देखो पर लिगेंड की। अब आप क्यूबिक के लिए बोलो, क्यूबिक में 8 लिगेंड है और टेट्राहेड्रल में क्या होगा? 4 लिगेंड, लेकिन है तो डायरेक्शन बिल्कुल सिमिलर, इसलिए पर लिगेंड वाली वैल्यू तो क्या हो गई? सिमिलर आ गई। अब उसी को क्या किया हमने? 8 लिगेंड ये किया और 4 लिगेंड हमने ये किया, तो ये कितने आ गए बच्चों? ये आपको 4/9 डेल्टा नॉट। पता है लोग बोलते हैं ना कि सर यूट्यूब पे चीजें डीप में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। आप खुद सोचो कि अगर ये चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए इजीली, इस तरह की चीजें, तो आपको क्या लगता है कोई पढ़ेगा इस तरह की चीजें? जो जुनूनी बच्चे होते हैं ना, वही लोग मतलब स्ट्रगल करके यहां तक आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर जो है इसलिए मैं इसलिए यूट्यूब पे ज्यादा लेक्चर्स नहीं डाल पाता। यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं डालता मैं, कुछ चीजें बस उनको दिखाने के लिए कि हाँ भाई असली रूप क्या है, असली चीज क्या है, ये रियल गोल्ड है ये टॉपिक्स। कोई भी आपको पढ़ा देगा क्या इस तरह से यूट्यूब पर? यूट्यूब पे छोड़ो, फ्री में भी कोई ऐप पे भी नहीं पढ़ा सकता इन चीजों को। सभी लोग वही 2017-18 का झंडा ढो रहे हैं, ठीक है। और चीजें इतनी बदल चुकी है, थ्योरेटिकल पेपर हो चुके हैं सारे आज के टाइम में, ठीक है। चलो आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसको आराम से, इसको नहीं दिक्कत हो रही है तो एक बार थोड़ा इसको पीछे से देखिए। अरे भाई छोटा हो जा, हाँ, तो आपको चीजें बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल इजी है बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई? नहीं समझ में आ रहा तो याद कर जाओ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर जाओ। क्या याद कर जाओ? कि आप याद कर जाओ कि डेल्टा सी जो है वो क्या हो गया बच्चों? वो आपको डेल्टा सी से बड़ा कौन है बच्चों? डेल्टा नॉट। ये तो आप देख चुके हैं, हाँ सर। और डेल्टा सी जो है सर, ये डेल्टा टी से बड़ा है, ठीक है।
और एक बात बताओ, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर वो क्या था? अरे सर ये तो भूल ही गए सर, ये देखो सर, ये स्क्वायर प्लेनर था, ये मतलब ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल था सर। हमने हाँ बिल्कुल था सर। आप याद करो सर, इसी में स्प्लिटिंग हुई थी सर, याद करो सर। इसमें इलेक्ट्रॉन हटा दिया था मैं डीजेड स्क्वायर से सर। जब डीजेड स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन हटाया ना सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां चला गया था सर, स्क्वायर पिरामिडल। याद आ रहा है सर? हमने हाँ बिल्कुल याद आ रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। सर देखो सर, ये हो गया था, कुछ कुछ याद करो सर। आप तो बहुत तेज हो, याद कर लो। अरे ठीक है, अब आप आगे बोलो। ये देखो सर, डी एक्स वाई, ये रहा डी एक्स जेड, ये रहा डी वाई जेड सर। देखो सर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चला गया था सर, कमाल हो गया था सर। किसमें? स्क्वायर पिरामिडल में। और डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया था। बहुत अच्छी बात है। और क्या हुआ था सर? ये भी टूट गया था सर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर जाने से डी एक्स वाई भी नीचे चला ऊपर चला गया था, और बाकी जो डी एक्स जेड डी वाई जेड थे वो भी नीचे आ गए थे। ये बहुत अच्छी बात है। कौन था भाई? सर ये स्क्वायर पिरामिडल था सर। ये क्या था सर? स्क्वायर पिरामिडल था सर। और कुछ था? अरे इसका मतलब कि सर स्क्वायर पिरामिडल का जो सीएफएसई है सर, वो डेल्टा नॉट से बड़ा है सर। हमने हाँ बंधु, स्क्वायर पिरामिडल जो है क्या है? इससे बड़ा है। और इस सर इसका मतलब ये है कि जब अगर आप, ये स्क्वायर पिरामिडल है, अगर आप स्क्वायर प्लेनर जब बनाया था सर, तब क्या किया था? याद करो सर, स्क्वायर प्लेनर बनाया था सर, एक और एल हटा। जैसे आपने पीछे से एक एल माइनस जेड हटाया था सर, एक बार आपने क्या किया, माइनस एल प्लस जेड भी हटा दिया। मतलब जो आपने ऑक्टाहेड्रल से ये वाला हटा के आपने इस तरह का बना दिया था स्क्वायर पिरामिडल सर, आपने तो यहां इसको भी हटा दिया सर, ये वाले पोर्शन को भी। इस बार तो चीजें और खराब हो गई सर। यानी कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था सर, बेरी सेंटर को मेंटेन करने के लिए, वो तो और ऊपर चला गया सर। हमने हाँ, अब आपको समझ में आ रही चीजें? कोऑर्डिनेशन खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। पता है कि नहीं आपको ये बात? हाँ सर पता तो है सर। हमारा तेल नहीं निकला सर, आप हमारे साथ हो तो हमारा तेल क्यों निकलेगा? अब क्या बोला मैंने कि इसमें डीजेड ये वाला निकाल देते, ये आ जाएगा और नीचे, तो ये नीचे आएगा तो बेरी सेंटर मेंटेन करने के लिए और भी ऊपर जाएगा बंधु। और ये देखिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां आ गया, और इसको डी जेड स्क्वायर यहां आ गया। अब देखो, डी एक्स वाई यहां आ गया बच्चों, और ये जो डी एक्स जेड डी वाई जेड था वो तो और भी नीचे चला गया, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। इसका मतलब ये कौन हो गया सर? स्क्वायर प्लेनर। और इतने की सर कमाल हो गया सर। हमने क्या कमाल हो गया सर? हमारी बात बुद्धि में आ गई सर, घुस गई हमारी बात बुद्धि में। बोले क्या बात आ गई दिमाग में सर? इसका मतलब हमें ये है सर कि सबसे बड़ा जो डेल्टा नॉट है सर, वो स्क्वायर प्लेनर है। क्या बात है सर। उसके बाद जो डेल्टा नॉट है सर, डेल्टा जो है वो डेल्टा, वो क्या है सर? तो ये हो जाएगा सर स्क्वायर पिरामिडल का। अरे तेरे की सर, उसके बाद नंबर आएगा सर डेल्टा नॉट का, यानी कि ऑक्टाहेड्रल का। क्या बात है सर। उसके बाद नंबर आएगा डेल्टा सी का। बहुत अच्छे। और उसके बाद नंबर आ जाएगा सर डेल्टा टेट्राहेड्रल का। और कोई है क्या? अरे इतना छोड़ो, इतना ही कर लो ना। ये देखो, आपको क्या लगता है कि वो इससे इक्वेशन नहीं पूछा है उन्होंने? इसके साथ इसका रिलेशन पूछा गया, इसके साथ इसका, इन तीनों का रिलेशन पूछा गया। इसका रिलेशन तो बहुत कॉमन है इन तीनों का, लेकिन इनको वो इंटरेक्ट कर दे रहा है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में, ठीक है, वो सब करवा रखा है उन्होंने। जून 23 के पेपर में देखो, उन्होंने स्क्वायर पिरामिडल और डेल्टा नॉट के साथ रिलेशन पूछ दिया, और साथ में क्या किया उन्होंने? टेट्राहेड्रल दे दिया। सबको पता था कि डेल्टा नॉट से नीचे टेट्राहेड्रल आता है, वो तो सबको पता था। ठीक है, जून 23 में क्या किया है, गौर से देखो। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ दिया? उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, डेल्टा नॉट और डेल्टा टी के बीच रिलेशन पूछ दिया। इसको बोला ए, इसको मतलब एबीसीडी पूछा उन्होंने, इसी तरह ऑर्डर बना दिए। ठीक है, एक में क्या कि इसको आगे रख दिया, इसको पीछे रख दिया, फिर एक बार क्या किया कि इसको स्क्वायर प्लेनर के पीछे जो है टेट्राहेड्रल को रख दिया। एक ही ऑप्शन ऐसा बनाया जिस जो कि क्लियर गलत दिख रहा था। बाकी तीन ऑप्शन उन्होंने, दो ऑप्शन क्या बनाया पता है? एक में क्या किया कि जैसे स्क्वायर प्लेनर को आगे रखा, इसको पीछे रखा, और एक में क्या किया, ऑक्टाहेड्रल को आगे रख के स्क्वायर प्लेनर को पीछे कर दिया, स्क्वायर पिरामिडल को, हाँ जो भी हो, इसको पीछे कर दिया डेल्टा टी। और एक बार क्या किया, इसको लास्ट में करके बीच में घुसा दिया डेल्टा टी को। अब बताओ, कंफ्यूजन की इंतहा हो गई। लेकिन जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा था, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो उनके लिए ये चीजें इजी हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? मैं, पता है, मैं ना केमिस्ट्री वर्ल्ड का सबसे अंडररेटेड टीचर हूँ। मैं केमिस्ट्री वर्ल्ड का सबसे अंडररेटेड टीचर हूँ। अब पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे अंडररेट किया गया है हमेशा से।
मैंने जिस लेवल पे चीज़ों को पढ़ाया है उसको हमेशा से मतलब पता नहीं यूट्यूब ने भी मुझे कभी वो नहीं किया। मुझे लगता है ना कि शायद स्टार्टिंग में ही मेरे चैनल पे ना 4-5 बार रिपोर्ट किया गया था। मुझे पता नहीं जो भी कंपटीटर्स लोगों ने मेरे चैनल को कई बार रिपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मेरे चैनल की रीच ही नहीं हुई कभी। ठीक है? पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये बहुत सीवियरली मेरे इस चीज़ को डैमेज किया गया। मैंने कोशिश भी की चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। ठीक है? बट कोई ना, मैं अपना काम करता रहता हूँ। चलो ठीक है, तो बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए एक जगह पे। एक जगह नोट कीजिए इसको। हम इन पांचों का जो है वो ऑर्बिटल डायग्राम एक जगह बनाने वाले हैं। तैयार हो जाइए बैंग बैंग करने के लिए। आ जाओ, देखो ये पता चल चुका है कि हाँ सर स्क्वायर प्लेनर सबसे बड़ा, उसके बाद सर स्क्वायर पिरामिडल, उसके बाद सर डेल्टा नॉट, उसके बाद कौन है, नहीं डेल्टा, हाँ उसके बाद कौन है सर डेल्टा सी, और उसके बाद कौन है सर डेल्टा टी। ये जो फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चों, ये कोई नहीं बना सकता आपके अलावा, आपके और मेरे अलावा, मतलब ठीक है बहुत कम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर पिरामिडल की। आ जाओ, स्क्वायर पिरामिडल कैसा होगा, देखो ध्यान दो, पीछे का नहीं बनाना है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर नॉट पिरामिडल, पिरामिडल तो सेकंड नंबर पे आता है। नीचे T2 जी, ऊपर E जी। ठीक है, कोई ना, आगे बढ़ो यहां से। अब सबके वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, पता चलेगा कि यही सब रटते रह जाओगे। ये वैल्यू नहीं पूछा जाता, ये ऑर्डर पूछ देता है। स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, बोलो ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया सर, अब हो गया यहां पर ये गौर से देखो, इसके बाद कौन है सर डेल्टा सी आ गया, क्यूबिक। ये क्यूबिक ऐसा होगा, लेकिन क्यूबिक उल्टा हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्यूबिक क्या हो गया, क्यूबिक उल्टा हो गया। ठीक है, और उसके बाद और भी छोटा, टेट्राहेड्रल भी तो उल्टा ही होता है ना। ये लो, बोलो सर क्या है सर, ये लग रहा है जैसे तीर भी नहीं छूट रहा है। नहीं तीर नहीं छूट रहा है, वो आपको देख के पता चल रहा होगा क्या है ये। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, इसमें इसको क्या लिखो T2G और ये EG। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों T2G EG, T2G EG, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, तो ये हो गया E और ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया E और ये T2। ठीक है, उल्टा कर देने के बाद वो जो जीरेड था, जीरेड अनजीरेड का कॉन्सेप्ट हट जाता है। ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में होती है पीडी मिक्सिंग। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होती है बच्चों, पीडी मिक्सिंग हो जाती है। बात करेंगे आगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन जहां जैसे फिल करना हो तो आप फिल कर सकते हैं। इस सीक्वेंस को रटना नहीं है बच्चों, दिल से समझिए कि क्यों हुआ। सर सबसे पहले सर आप पहले यहाँ इस पे देखो, ये रहा मेन, यही है असली बंधु डेल्टा नॉट, यही देखो असली यही है। ये देखो ऑक्टाहेड्रल से जब आप किस में आ गए, स्क्वायर पिरामिडल में आ गए, मतलब अपने एक डीजेड स्क्वायर, एक डीजेड को हटा दिया, एक लिगेंड को हटाया जेड से, तो थोड़ा ऊपर चला गया वो। ठीक है, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर गया और डीजेड स्क्वायर नीचे आया। एक और किया आपने तो क्या हो गया, वो और ऊपर चला गया। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने असली बात बताई ही नहीं आपको, ये इसमें भी, इस पे भी स्प्लिटिंग करना है हमें, इसको और तोड़ना है हमें। क्या ये सिर्फ इतना ही थोड़े ना स्क्वायर प्लेनर में, आपको पता है स्क्वायर प्लेनर में ये तो ऐसे क्यों करना, हमें और तोड़ना पड़ेगा इसको भी। देखो इसको और तोड़िए, कैसे तोड़िए, अच्छे से लिखिए। फिर देखो स्क्वायर पिरामिडल में सबसे ऊपर कौन था भाई, स्क्वायर पिरामिडल में सबसे ऊपर कौन था, ये बात तो मैंने आपको बताया कि चलो ये दिख गया आपको। अच्छा देखो स्क्वायर पिरामिडल में सबसे ऊपर कौन था सर, तो सबसे ऊपर तो सर कौन होगा आपके पास, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
और उसके बाद नीचे कौन है सर? उसके बाद नीचे स्क्वायर पिरामिडल है सर, स्क्वायर प्लेनर है। हाँ जी, स्क्वायर प्लेनर है। तो सर ये यहाँ आ गया, डी जेड स्क्वायर यहाँ आ गया सर, देखो। और यहाँ कौन आ गया सर? डी एक्स वाई। और यहाँ कौन हो गया? डी एक्स जेड डी वाई जेड। लो, ठीक है, यहां आ जाओ। ये कौन हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, क्या हुआ स्क्वायर पिरामिडल में? तो सर स्क्वायर पिरामिडल में सर ये हो गया हमारा कौन? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और लेकिन यहाँ डी जेड स्क्वायर तो है सर। और यहाँ कौन हो गया बच्चों? डी एक्स वाई। और यहाँ कौन हो गया? डी एक्स जेड डी वाई जेड। बोलो, ठीक है। और उसके बाद फिर चूंकि यहाँ तो सब सिमिलर ही होते हैं, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना, यहाँ स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो देखो आपने यहाँ पर इस सीक्वेंस को देखा। अब बोलो सर उधर क्यों नहीं करना? क्यों करना, उधर तो सब सिमिलर है। यहाँ तो देखो ना, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो भी 8 आएंगे। यहाँ भी जो भी आएगा सब उसी पे आना है, मतलब टेट्राहेड्रल पे, मतलब जो है सब आउट ऑफ द एक्सिस जाना, मतलब नॉन एक्सियल पे ही आएंगे। स्प्लिटिंग उनमें होगी क्योंकि वहां पर लिगेंड कम ज्यादा हो रहे हैं, स्प्लिट हो रही है। सोचो ना, ये था ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। देखो कैसे गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर ही गायब हो गया, ठीक है। इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। चलो नोट कर लो बच्चों इसको, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सीधे सीधे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। सीधे सीधे क्वेश्चन करवाएंगे, क्लास के लास्ट में क्वेश्चन भी करवाता हूं मैं। इसको बना लीजिए अच्छे से। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, उठना भी चाहिए। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाई, लिखिए ऐसे लिखिए, इन ऑक्टाहेड्रल electrons and ligands are easily transferable. Electrons are easily transferable between dxy, dxz and dyz. dxy, dxz, dyz, मतलब ये तो इसमें तो तीनों एक ही बराबर माने जाते हैं, dxy, dxz, dyz, but not in dx square y square and dz square, but not in dx square y square and dz square. But why? Their energies are equal. But why? Their energies are equal. But why their energies are equal? आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया बच्चों कि सर दोनों तो अलग अलग होता है सर, ये है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे है और dz स्क्वायर तो ऐसे है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया नहीं कि सर ये दोनों की एनर्जी इक्वल कैसे हो गई? सर दोनों एक जगह पे कैसे रखे जा रहे हैं? ये दोनों क्यों एक जगह पे रखे जा रहे हैं? हम जब भी लिखते हैं, चलो ये बात तो समझ में आता है कि dxy, dxz, dyz सब एक ही जैसे लगते हैं, सारे ही थाली चट्टे वट्टे लगते हैं। और इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल भी हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? आसानी से ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, ये भी तय है। देखो तो, लेकिन ये क्यों? ये तो अलग है, इसमें तो सिर्फ z है, उसमें जो कि x और y है, तो z स्क्वायर होने से क्या हो गया? वो भी तो x और y स्क्वायर है, तो ये बराबर कैसे हो जाते हैं? बस इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा चलिए क्वांटम केमिस्ट्री में, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो, डरिए मत। क्वांटम केमिस्ट्री, और यहां से आपको जान, ठीक है, आप समझ में आए क्यों? बायोलॉजी बैकग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटम मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, ठीक है, आप समझिए ना। यहां अगर नहीं भी पढ़ी है कोई दिक्कत है, क्वांटम की नीड नहीं है फिलहाल, पर सीखिए इसको। देखिए क्वांटम केमिस्ट्री कहती है बच्चों कि जो हमारे पास एक फैक्टर होता है हमारे पास, लोग
रिपल्सन फैक्टर। क्या होता है बच्चों हमारे पास? लोब रिपल्सन फैक्टर। तो ये जो dx² y² है बच्चों, इसमें कितने लोब हैं? 4 लोब हैं। कितने लोब है हमारे पास बच्चों? 4 लोब। अगर आप क्वांटम के अंदर डीप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि साई क्या होता है बच्चों? वेव फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? साई होता है आपको वेव फंक्शन। अगर साई वेव फंक्शन है तो साई स्क्वायर जो हो गया बच्चों, वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है। क्वांटम में बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई हुए हैं, ठीक है, बहुत चीजें क्वांटम में हुई है। जैसे कि पहले जो क्वांटम का जो फॉर्मूला था, जो क्वांटम में चीजें थी, वो अलग तरीके से पढ़ी जाती थी। मैक्स बॉर्न ने तो 1906 में ये कह दिया था कि हमें केमिस्ट्री, मैक्स बॉर्न नहीं, आपको प्लैंक्स ने, ठीक है, प्लैंक्स ने बोल दिया था कि हमें तो अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है साइंस। उन्होंने बोल दिया सारी थ्योरी एक्सप्लेन हो चुकी है। उसके बाद अचानक से क्या हो गया? उसके बाद अचानक से चीजें बदल गई। वो पूरी की स्टोरी है, ठीक है। और अचानक से फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आने तक ठीक थी, फिर हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने आगे चीजें को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसके बाद फिर मैक्स बॉर्न ने अलग से आके जो है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ वेव किया, जिसकी वजह से क्वांटम को दोबारा से स्टैब्लिश किया जा सका। तो इसी टर्म में जब आइंस्टीन ने उनसे सवाल पूछा, एक जो कन्वेंशन हो रहा था, ठीक है, उसमें सवाल पूछा गया उनसे कि बताइए क्यों आप इस तरह से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े खुश थे क्वांटम के फेल हो जाने से। वो बड़े खुश थे क्योंकि उनको पता था कि क्वांटम का यूज करके ये लोग जो है एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे और एटॉमिक बॉम्ब बना के पूरी दुनिया को हिला देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि जे रुडोल्फ को, जो मतलब जो अमेरिका के जो उस समय जो प्रेसिडेंट थे, उनको लेटर लिखने का काम आइंस्टीन नहीं किया था। उन्होंने ही बताया था कि हिटलर जो एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है, आप भी बनाइए। और उन्हीं की सलाह पे एटॉमिक बॉम्ब बनाने का काम शुरू भी हुआ था। और उसी के लिए जो है ओपेनहाइमर को क्वांटम क्वांटम जो क्वांटम से थे वो ओपेनहाइमर, उन्हीं को दिया गया था, ये उन्हीं को दी गई जिम्मेदारी, ठीक है। नाम सुना होगा आपने ओपेनहाइमर का, फिल्म भी आ रखी थी उसकी। तो उसी चीज को, लेकिन ये बात आइंस्टीन को समझ में आ गई थी कि भैया ये लोग तो पूरी दुनिया को उड़ा देगा। क्योंकि उनसे जब मिले तो उन्होंने, जो ओपेनहाइमर ने उनसे कहा कि अगर, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी कि अगर एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो क्या चेन रिएक्शन को रोका जा सकता है? क्या वो ब्रह्मांड में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबको रिएक्ट करते हुए पूरे ब्रह्मांड को गायब कर देगा? तो आइंस्टीन को इस बात का डर था, इसलिए उन्होंने उसको स्टॉप करने की कोशिश की। लेकिन जो मैक्स बॉर्न थे, उन्होंने रीइंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन को करके आइंस्टीन का मुंह बंद कर दिया। जबकि सच्चाई है कि अगर उस दिन अगर आइंस्टीन ने वहां हेल्प किया होता, उस चीज से उसको छोड़ के नहीं निकले होते, तो आज शायद क्वांटम और भी ज्यादा हेल्पफुल होती। और फिर उन्हीं मैक्स बॉर्न ने अपने उन्हीं स्टूडेंट ओपेनहाइमर को क्वांटम प्रोजेक्ट सौंपा, जिन्होंने जो वही ओपेनहाइमर थे जिन्होंने उनके सेब में पोटेशियम साइनाइड इंजेक्ट करके उनको मारने की कोशिश की थी। तो पीछे की जब स्टोरी समझोगे ना तो चीजों को, वो बहुत प्यारी है। तो खैर, तो मैक्स बॉर्न ने बड़ी क्लियरली कहा था कि देखो हम वेव फंक्शन की बात नहीं करते, हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं। यही था हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने। जब क्वांटम पढ़े तो क्वांटम से प्यार हो जाएगा। तो क्वांटम पढ़ के तो देखो, क्वांटम इतनी प्यारी मैंने पढ़ाई है, नहीं कि आपको क्वांटम से प्यार हो जाएगा। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात की, जो साई स्क्वायर क्या होगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी, अगर वेव फंक्शन की बात ना करके इन्होंने किसकी बात की? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। तो यहां पर कितने लोग हैं? देखो यहां पर फंक्शन कितने? 4 लोग के लिए फंक्शन है। तो साई स्क्वायर कितने होंगे बच्चों? तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गए। अब अगर यही 16 dz² में भी आ जाए तो फिर हम साबित हो जाएगा कि हाँ, इन दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल है और इन दोनों को एक साथ रखना जस्टिफाइड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, गौर से देखिए। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, ये तो dx² y² क्लियर हो गया। अब बारी आई dz² की। तो dz² को आप dz² मत समझिए। dz² जो बेसिकली क्या है? dz² x² प्लस dz² y² है असल मायने में। अब जो बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा नॉर्मलाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉर्मलाइज। अगर थोड़ा सा पढ़ो, रिलैक्स हो जाओ, ये आप फॉर्मूला समझ लो इसको, कि साई स्क्वायर जो होगा बच्चों, ये फॉर्मूला है dz² के लिए। फॉर्मूला आता है 1/√2। ठीक है, मतलब वेव फंक्शन इसके लिए ऐसा आता है dz के लिए। dz² के लिए वेव फंक्शन क्या आता है? 1/√2 साई ए प्लस साई बी। कौन है साई ए साई बी? देखो इसके लिए मान लिया साई ए और इसके लिए क्या मान लिया बच्चों? साई बी मान लिया हमने। तो साई ए साई बी मान लिया। और जब हम इसका क्या कर देंगे बच्चों? डेल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डेल तो वेव फंक्शन है और ये जो फाई है, ये जो साई, सॉरी साई तो वेव फंक्शन है। साई स्क्वायर क्या होगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई तो हमने लिखा 1/√2 साई ए प्लस साई बी, लेकिन साई स्क्वायर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? 1/2। देखो स्क्वायर हो जाएगा ना,
1/√2 का स्क्वायर तो 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो अब सोच के देखो कि इन दोनों में ही कितने हैं बच्चों, तो डी जेड स्क्वायर में हमने क्या किया, हमने इस तरह से देखा, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि फिर से यहाँ 4 लोब आए। इसका मतलब डी जेड स्क्वायर बेसिकली इस तरह देखा गया, देखो एक जेड एक एक्स, मतलब ऐसे मत लिखो, हाँ ये लिखो एक्स और ये जेड, तो डी एक लिखा गया डी जेड स्क्वायर ऐसे, और दूसरा उसके एक साथ और कौन था बच्चों, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड और ये मान लो वाई मान लो, तो ये ऐसे हो गया। तो इन सबको मिला के फिर कितने लोब आ गए, दोनों में 4-4 लोब हैं। तो अगर 4-4 लोब हैं प्यारे बच्चों, तो साई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 1/2, यहाँ कितने 4 से 16, 16 दूनी 32, तो 32/2 कितने हो गए बच्चों, वापस से 16 हो गए। और यहां से प्रूफ हुआ। आप बोलोगे सर हमें तो क्वांटम आती ही नहीं, सर ही फालतू में क्वांटम का कॉन्सेप्ट देख हमारा दिमाग खराब करने, दिमाग खराब नहीं करो बच्चों, प्यार से समझो, नहीं सीखोगे तो फिर दुनिया आगे बढ़ जाएगी। आपको अगर टॉपर बनना है, आपको स्कॉलर बनना है, आप चाहते हो 25-30 लाख की फेलोशिप लेना, आप चाहते हो कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई आपके ना आपको टच ना कर पाए, आप चाहते हो गोल्ड मेडलिस्ट होना, आप चाहते हो कि अगर कॉलेज की पोडियम पे खड़ा होकर अगर आप लेक्चर देने लगो तो लोग बोले बाप रे ये आइंस्टीन भैया कहाँ से आ गए, ऐसी वाली फीलिंग चाहते हो, अगर चाहते हो कि सारे प्रोफेसर तक उठ के आपके लिए क्लैपिंग करे, करना होगा। ठीक है, अब देखो मैं MLM वालों की तरह आपका ये मोटिवेट कर रहा हूँ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, लेकिन बच्चों रियलिटी में आप नहीं सीखोगे, नहीं करोगे तो कैसे फाइट करोगे सबसे। डरो मत, मैं हूं ना आपके साथ, मैं समझा रहा हूं ना। ठीक है, मैं जानता हूं कि लोग ज्यादा मेरे से नहीं पढ़ते, लेकिन जो भी पढ़ते हैं ना उनका फिर लेवल अलग हो जाता है। तो बच्चों आप बोलोगे सर एक बार दोबारा समझा, देखो बच्चों दोबारा समझ लो, बड़ी रिलैक्स की बात है। हमने बोला कि भैया आखिर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर को एक साथ क्यों रखा जाता है, सवाल हमने उठाया कि क्यों इसको एक साथ रखा जाता है, जबकि दोनों तो ट्रांसफरेबल भी नहीं, जबकि डी ये तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लिगेंड जब इसमें आएंगे, इससे लिगेंड फिर इसमें चले जाते हैं, इससे फिर किसमें चले जाएंगे, इससे इसमें, तो लिगेंड इसमें आराम से जाते आते हैं, लेकिन इससे तो नहीं जाते इलेक्ट्रॉन, फिर भी हमने इनको क्यों साथ में रखा है, क्योंकि इसका जवाब फिर कहां ढूंढा हमने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के पास। हम गए क्वांटम केमिस्ट्री के पास, क्वांटम केमिस्ट्री बोला भैया लोब रिपल्सन फैक्टर बताओ, इन्होंने बोला देखो इसमें 4 लोब है तो 4 चौके 16, क्योंकि क्यों स्क्वायर किया हमने, क्योंकि वेव फंक्शन इसके लिए क्या था 4 था, 4 का स्क्वायर सीधा सीधा क्या हो गया 16 हो गया, 4 लोब है, देखिए लोब रिपल्सन फैक्टर को हमने फंक्शन माना तो 4 का स्क्वायर कर दिया, हमारा 4 चौके 16। लेकिन बच्चों क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि हमने क्वांटम में पढ़ना होता है कि हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते हैं, हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी, साई स्क्वायर, और वो होनी चाहिए। अच्छा फिर आपको बोलोगे कि सर यहाँ 1/√2 क्यों लगाया, ये भी समझ जाओ, अगर आप इतना दूर तक आए हो तो ये भी चीज समझ जाओ कि 1/√2 क्यों लगाया, ये फॉर्मूला कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं साई स्क्वायर की, तो हमने बोला कि अगर सोच के देखो 1/√2 लिया, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि वो बाद में चीजें इक्वल हो जाए। देखो अगर 1/√2 लेते हैं बच्चों, तो साई ए प्लस साई बी, और स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो गौर से देखो तो क्या हो गया बच्चों, ये तो ये 1/2 हुआ, और ये साई स्क्वायर है प्लस साई, इसको अगर मान लो ये दोनों इक्वल हो जाता, अगर अरे वैसे भी इक्वल ही है, देखो तो ये तो देख के बिल्कुल बराबर, मतलब साइज तो बराबर है, तो अगर ये इक्वल भी हो जाए तो हम इसको साई स्क्वायर लिख देंगे, तब भी इसको 2 साई स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इसको 2 साई स्क्वायर लिखेंगे। साई ए साई बी अगर मान लो इक्वल हो जाए, अगर साई ए इज इक्वल टू साई बी अगर इक्वल हो जाए, जो कि है भी, देखो अगर ये इक्वल भी हो जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिखेंगे 2 साई स्क्वायर, और 2 और 2 खत्म हो गया, देखो साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्क्वायर आ गया। यही तो नॉर्मलाइजेशन है बच्चों, यही तो नॉर्मलाइजेशन है। आप पढ़ते हैं कि नहीं, आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये नॉर्मलाइजेशन है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप इस चीज को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप मत कीजिए, सीखिए, नहीं सीखिएगा तो कैसे काम चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको दिक्कत नहीं हो, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, तो अब आपको बात समझ में आ गई कि दोनों के लिए ही आपको बात समझ में आ गई कि साई स्क्वायर 4 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बच्चों, वो दोनों के लिए कितनी आ गई, 16 आ गई, इसीलिए बोथ आर इक्वल। मैं जानता हूं कि 90% बच्चे इस बात को नहीं समझ सकते, फिर भी मैं पढ़ाता हूं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लोग कितनी, मतलब मेरी कितनी तारीफ करते, क्या बात है सर ने तो हलवा पढ़ा दिया। मेरी तारीफ इस बात से कि मैं कितना आपको अच्छा पढ़ाऊं। तो बच्चों ये जो वैल्यू है इक्वल है, तो कितने बच्चे सीखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए चाहता हूं कि आप इसको सीख लो, ठीक है। चलो
हाँ, अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, वो सब आप नहीं जानते हो, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये सब नहीं है, डोंट वरी, ये सब नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट ज्यादा नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही आपको पढ़ाया। चलिए नोट कर लीजिए एक बार इसको, इस चीज को। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। आइए वापस चलते हैं, अब लौट चलें। आइए, आप लोग का दिमाग खराब करने के बाद मैं वापस चलने की बात कर रहा हूँ। बच्चों देखो, आ जाओ एकदम बिल्कुल पिछली क्लास में चलो। देखो अब ये हो गया आपका, देखो तो भाई यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, मान लो जो भी इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। शुरू से चलते हैं बच्चों। देखो इसमें तक तो स्प्लिटिंग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें किसी तरह की पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। अब अब चलो हम लोग पेयरिंग के पास चलते हैं। पेयरिंग एनर्जी, उलझना नहीं बच्चों इन चीजों में। पेयरिंग के बारे में मैंने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था पेयरिंग एनर्जी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन अगर ये गैप ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा। सोचा ना, अगर मुझे छत पे कूदना हो तो मैं कितना भी कूदूं मैं छत तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर मुझे इस लेवल पे कोई चीज दे दी जाए चढ़ने के लिए, मैं आराम से चढ़ जाऊंगा। तो इनमें तो खैर स्प्लिट, इसमें तो खैर ऊपर जाने की बात ही नहीं होती। लेकिन जैसे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन आपको नीचे ही लाना है। अगर ये गैप ज्यादा हुआ तो, अगर ये गैप ज्यादा हुआ तो आप बोलो सर यहां पर हम कैसे इस चीज को दिखा सकते हैं। देखो अगर ये गैप ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर ये गैप मान लो कम हुआ तो इसको छोड़ दो, और अगर ये गैप ज्यादा हुआ इसको नीचे ले आओ, इसको फिर ऊपर मत छोड़ना। क्योंकि आप ये सोचो कि ज्यादा गैप था तो वो चढ़ ही नहीं पाया, कम गैप था तो वो चढ़ गया। ये देखो ये क्या था, 4, एक 2 3 4 5, देखो कम गैप था, चढ़ गया। एक 2 3, ज्यादा गैप था, चढ़ ही नहीं पाया, 4 5। ये क्या था भाई, D4 D5 D6, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, सारे नीचे ही पैक हो गए ही नहीं ऊपर। गौर से देखो ऊपर कैसे जाएंगे भला, वो ऊपर जाने के लिए उनको क्या चाहिए, वो ऊपर जाएंगे नहीं। गैप कम होता तभी तो ऊपर जाते, जब गैप ही इतना ज्यादा है कि वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं। आ जाओ D7, देखो D7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये यहाँ है बच्चों, ठीक है, डरिए मत। सर अभी जो आपने क्वांटम का धमाका मचाया ना सर, हमारा दिमाग हिल गया है। नहीं हिलने मत दो दिमाग को, रिलैक्स रहो। तो ये देखो पहले वाले में पेयरिंग जैसी कोई चीज नहीं आती है, दूसरे वाले में पेयरिंग क्या हो गई। तो आप जरा गौर से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा बच्चों, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि सर यहाँ पर जो गैप है सर, ये गैप छोटू सा है सर, डेल्टा नॉट कम है सर, इसका मतलब पेयरिंग ज्यादा होगी। फिर देखो ना इन सभी में डेल्टा नॉट क्या हो गया सर, ये डेल्टा नॉट का जो वैल्यू है सर, पेयरिंग ये कम है तो ये जल्दी पता है। ये चीज याद रखना बड़ा मुश्किल है, लोग भूल जाते हैं बार बार कि कब कम होगा तो पेयरिंग होगा, कब कम ज्यादा होगा तो पेयरिंग होगा। आपको सोचना ही नहीं है, डेल्टा नॉट छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली पी बड़ा हो जाएगा। देखो
और पेयरिंग एनर्जी बड़ी होगी तो पेयर होगा ही नहीं, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी बड़ी होगी तो पेयर होगा ही नहीं। इसका मतलब ये, इसके कहने का जो रियल मतलब है वो ये कह रहा है कि पेयरिंग एनर्जी रिलीज एनर्जी, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसको एनर्जी यहाँ, तो अगर मान लो यहाँ तो कम एनर्जी छोड़ेगा ना, जबकि ज्यादा एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, पी ज्यादा है, मतलब ऊपर से नीचे आने के लिए ज्यादा एनर्जी छोड़ना पड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा, जब जगह ही छोटा है तो उसमें कितना एनर्जी छोड़ेगा। अब कोई आपको बोले कि पहली मंजिल से गिर के आदमी मर जाए, तो नहीं मरेगा थोड़ी ना, हाथ पैर में चोट लगेंगे। अब लोग तीसरी चौथी मंजिल से कूदेगा तब जाके लोग मर सकते हैं, तो वो बोल रहा है कि मरने वाली एनर्जी चाहिए, और कूदने दे रहा है फिर वो पहली मंजिल से, तो पहली मंजिल से कूद के तो कोई मरेगा नहीं, तो मरना है तो बड़ी वाली मंजिल से कूदो ना। यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली पेयरिंग एनर्जी कम हो गई। देखो डेल्टा नॉट ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम। देखिए डेल्टा नॉट ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम, डेल्टा नॉट ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम। तो बात यह है कि पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू जब बढ़ गई तो ये ऊपर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऊपर से नीचे आने लगा, जिसकी वजह से हमने बोला कि भैया ये पेयरिंग हो गया। अब एक काम करो, इनके कॉन्फ़िगरेशन निकालो जरा, लिखो इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जब आपके पास D4 थे, गौर से देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं T2G3 EG1 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं T2G3 EG2, T2G4 EG2, T2G5 EG2। देखो यहां आ जाओ, यहां लिखो T2G5 EG0, T2G5, अच्छा यहाँ 4 ही था ना, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ T2G4 है बच्चों, यहाँ T2G5 EG0, T2G6 EG0, और यहाँ T2G6 EG1। देखो ये 4 स्पेशल केस है जहां पर पेयरिंग हो रही है। तो इसके लिए CFSE कितनी हो जाएगी इसकी, तो आप बोलोगे इसकी जो CFSE होगी ना सर, हमने हाँ बताओ सर, इसकी जो CFSE होगी वो तो सर हमें तो पता है सर, 4 है सर, हाई स्पिन है, 4 8 12 6 सर, नॉर्मल है 4 8 12 6 0, 4 8 12 6 0, जो आपने बताई थी। कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं सर, हम बहुत तेज हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें CFSE क्या होगी सर, 4 8 12 6 0 सर, 0 हो जाएगी। अरे क्या बात है, बहुत तेज हो गए आप लोग अब। हाँ सर, आपकी गलत फहमी थी सर, हमें पढ़ा के आप तेज हो जाओगे, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें आ जाओ CFSE क्या हो जाए सर, 4 8 12 6 0 4, जैसे 6 तो -0.4 हो जाएगा सर, करके तो देखो। हाँ बिल्कुल मैंने किया है सर, करके देखो ना 4 4 के 16 और 6 दूनी 12, 12 में से 16 में से 12 गया कितना 0.4, तो ये -0.4 हो गया। CFSE में सब माइनस ही होता है बच्चों। D7 में आ जाओ, कितना हो गया इसकी CFSE सर, 4 8 12 6 0 4 8 यानी -0.8 सर। बताओ कितना कम समय में आप इसको निकाल पा रहे हो। लो अब इधर आ जाओ सर, इधर तो कुछ घोटाला लग रहा है। हाँ बिल्कुल घोटाला है। CFSE कितनी होगी इसकी सर, देखो 4, ये सर ये कौन है, लो स्पिन है, 4 8 12 16 सर, ये -1.6 होगा सर। और कुछ, हाँ सर एक और चीज होगा, क्या पेयरिंग एनर्जी भी जुड़ गई है सर। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के कंपेयर में क्या हुआ, पेयर हो गया है, तो उसमें क्या करना होगा, P जोड़ना होगा, P+ करना होगा। यहाँ आ जाओ CFSE, यहाँ क्या होगा देखो तो सर, ये 4 8 12 16 20 यानी कि -2.0, और साथ में सर -2.0 तो है ही, और साथ में एक और P, अब एक नहीं 2 P आ गया सर, क्योंकि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखो सर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया गया है सर, देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं। अच्छा इसका चेक करो तो CFSE सर, 4 8 12 16 20 24 सर, -2.4 डेल O, और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए ऊपर से नीचे सर, 2 ही हुआ, तो 2P ही होगा, 3P नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये लो, तो पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी बच्चों, P 2P 2P, और फिर यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ CFSE सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर से देखो तो सर, यहाँ पे हो जाएगा सर, फिर चेक करो 4, देखो कितने 7 है ना सर, सुनो 4 8 12 16 20 24,
अब फिर क्या हो गया, 20 से 24 से घट के 18 यानी -1.8। बढ़ना है 4 से, घटना है 6 से, -1.8 डेल ओ। और सर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना सर, एक ही पेयर कर पाया सर ये, तो प्लस p। यानी कि इन चारों की CFSE के वैल्यू ये पूछे जाते थे आज से 8-10 साल पहले, ये पूछा जाता था इस तरह से। CFSE की ये वैल्यू पूछ देता था आज से 7-8 साल पहले, ये वैल्यू पूछ दे रहा था। अभी क्या कर रहा है, इसका एनर्जी दे के इसको पर सेंटीमीटर में दे के इसको जूल में निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ दिन पहले तक ओनली पर सेंटीमीटर में तक ही पूछा जा रहा था, कोविड के बाद अब इसको पर सेंटीमीटर को जूल में कन्वर्ट करके पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हो गया नोट, याद हो गया? ये तो याद होगा बच्चों, ये सब चीजें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें तो आपके बिल्कुल हैंड टू हैंड है, सब फूक दोगे तो ये चीजें उड़ जाएंगी। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, जिसका भी T2G में डिसिमेट्री होगी उसकी मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल मोशन इन्वॉल्व हो जाएगा। ये लिख लो इस बात को, ये बताएंगे अभी आगे जब लोग MOT पढ़ेंगे तो वहां ये चीज भी आएगी। लिख लो इस बात को, जिनके भी लिख लो, when T2G becomes unsymmetrical, when T2G becomes unsymmetrical, when T2G becomes unsymmetrical, then when T2G becomes unsymmetrical, then according to CFT, orbital motion also involved, orbital motion also involved, hence mu observed is greater than mu spin, mu observed is greater than mu spin, यानी कि आपको ऑर्बिटल मोशन इन्वॉल्व हो गया है। यानी कि लिख दो, कोई mu1 हो, मतलब mu1 नहीं, लिख दो कोई T2G1 हो, T2G2 हो, T2G4 हो, T2G5 हो। अगर ये 4 एग्जाम्पल होंगे बच्चों, हम 0 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, वो तो सिमेट्रिकल हो गए। तो अगर ये वाले केसेस होंगे बच्चों, तो इन सभी के लिए याद रखना म्यू ऑब्जर्व ग्रेटर देन म्यू स्पिन। ठीक है, म्यू ऑब्जर्व ग्रेटर देन म्यू स्पिन, ये एग्जांपल मैंने पिछले क्लास में करवाए हैं आपको। ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है, यहां तक भी हो गया। अब क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे TiS2O whole 6 3 plus TiS2O whole 6 3 plus ये पुराना क्वेश्चन है जून 16 का। TiS2O whole 6 3 plus have ये वैल्यू दी हुई है 20,300 पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू दी हुई है TiS2O whole 6 3 plus की डेल्टा नॉट की वैल्यू 20,300 पर सेंटीमीटर दी है। जब जून 16 में ये क्वेश्चन पूछा था तो लोगों की मिर्ची लग गई थी कि भाई क्या दे दिया, लेकिन कुछ था नहीं। आज के टाइम में तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो गए। पूछते हैं गेट वेट में, पूछ देते हैं इस तरह के क्वेश्चन, 1 नंबर वाले में या 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैम में भी पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई इतना CFSE बताइए, तो बताना क्या है CFSE कितना होगा। देखो टिटेनियम 3 प्लस है
स्कैंडियम टिटेनियम, टिटेनियम में D2 होता है, S2 D2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा S0 D1। तो D1 है तो -0.4 होगा, कितना हो जाएगा -0.4 डेल O, और डेल O का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो -0.4 डेल O, डेल O का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 20,300 पर सेंटीमीटर। देखो गुना कर दो, कितना हो गया, ये पहले तो पॉइंट हटाओ तो ये उड़ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये 2030 है तो 4 से गुना हो जाएगा तो 8,000 3 चौके 12, 8120 क्या पर सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस प्लस की कोई नीड नहीं है क्योंकि माइनस सिंबल था, माइनस कोई इसका चार्ज नहीं है, माइनस तो बस एक सिंबल था डायरेक्शन का, तो यहाँ माइनस हमने लगा दी चूंकि CFSE पर सेंटीमीटर उसके अभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया ना, अभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया, लेकिन इसी को एनर्जी के टर्म में पूछ दे तो क्या करोगे, अब इसको एनर्जी के टर्म में पूछा जाता है। ये देखो हो गया आंसर, ये एनर्जी के टर्म में पूछेगा, अब एनर्जी के टर्म में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी के टर्म में पूछेगा तो आपको पता है E = hc बाय लेमडा, ठीक है, या E = h न्यू, c बाय लेमडा को तो न्यू कहते हैं ना, क्लास 11 12 से पता होगा आपको। अब आपको h का वैल्यू क्या होता है आपको पता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और जो न्यू आया वो किसमें आया बच्चों, देखो तो न्यू आ गया 8120 पर सेंटीमीटर में। अब आप सोचो कि आपके पास 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड है, और वहां पर आपको कितना आ गया, आपको ये फ्रीक्वेंसी जो जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई आपको CFSE, ये आपको 20,000 पर आपको ये आ गई 0.4 × 20,300 पर सेंटीमीटर आई, तो यहाँ पर आपको वैल्यू, एक सेकेंड, अच्छा हाँ न्यू से काम नहीं चलेगा, ये लेना होगा 1 बाय लेमडा लेना होगा, सॉरी क्या करना होगा HC बाय लेमडा कीजिए, और HC बाय लेमडा को 1 बाय न्यू बार लिख सकते हैं, 1 बाय लेमडा को क्या लिख सकते हैं हम न्यू बार, ये हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कीजिए इसको, देखिए जरा चेक कीजिए क्या हो गया, SC न्यू बार, अब हो जाएगा H हो गया 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, C क्या हो गया भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर के लिए क्या कर दो 10⁻10 कर दो, क्या 10⁻ क्या हो गया 10 हो गए, और न्यू बार कितना हो गया भाई फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वेव नंबर है बच्चों, इसको क्या बोला गया, इसको फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वेव नंबर के टर्म में आया, वेव नंबर, तभी तो पर सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो पर सेकंड होता है, पर सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी, पर सेंटीमीटर क्या होता है वेव नंबर, पढ़े हैं आप लोगों ने, सब पढ़ रखा है वेव नंबर, लिखो इसको यहाँ पर। अब एक्चुअली क्या होता है ना, जब क्लास 11 12 की चीज आती है तो मेरा दिल अपसेट हो जाता है, जब क्लास 11 12 की चीज आती है तो मेरा जो है ना दिल काम करना बंद कर देता है, मजा नहीं आता मुझे, इसलिए इंजॉय नहीं आता मुझे। लिखो आपका भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, जब आप 20 लेवल पे पहुंचोगे ना 11 12 की चीजें आएंगी, IIT JEE की चीजें आएंगी तो बोले क्या यार क्या हो रहा है, आ जाओ देखो पर सेंटीमीटर खत्म, सेकेंड पर सेकेंड खत्म, देखो तो प्योरली जो भी वैल्यू आएगी वो जूल में आ गई, बोलो तो बोलोगे सर क्या किया जाए इसको, मतलब करना क्या है इसको, सिंपल इसको गुना कर दो, इसको इसके गुना कर दो, सब मल्टीप्लाई कर दो, छोटा सा मल्टीप्लाई है ये क्वेश्चन, डोंट वरी, इस तरह क्वेश्चन कभी नेट में नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन गेट में आएंगे ताकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल हो, अदरवाइज पता चलेगा कि आप कैलकुलेट करते रह जाओगे, इसको नेट में तो कभी पूछेगा ही नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट का है। आप समझो बात को बच्चों की, यहाँ पर क्या हुआ, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या किया देखो, और से देखो आपको यहाँ पर डेल्टा नॉट की वैल्यू दी है वेव नंबर के टर्म में, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होता है कि पर सेकेंड कितने सर्कल बने, और वेव नंबर पर सेंटीमीटर होता है, तो देखिए आपको पर सेंटीमीटर के मतलब फ्रीक्वेंसी आपको वेव नंबर के टर्म में दिया है, तो आपकी CFSE कितनी थी -0.4 डेल नॉट है, यही होती है ना, D1 के लिए -0.4 डेल नॉट, तो -0.4 डेल नॉट का वैल्यू मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास इतना पर सेंटीमीटर आया, वेव नंबर नहीं, ये हाँ मैंने वेव नंबर लिखा है, और जब वेव नंबर आपका आ गया बच्चों तब क्या कर दोगे, चले जाओ E = SC बाय लेमडा के पास, तो SC बाय लेमडा को आप लिखो HC न्यू बार को क्या बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं, न्यू बार को रख दो तो H और C की न्यू बार से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा कट फट के सिर्फ लास्ट में आंसर जूल में आ जाना है आपका। बोलो ये आपका JRF में नहीं पूछेगा बच्चों कभी इस तरह से, ये आपको पूछेगा गेट का क्वेश्चन है ये,
ठीक है, गेट में इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन। अब इसी में क्या करेगा वो, पेयरिंग एनर्जी भी दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई पेयरिंग एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसी तरह से आपको पेयरिंग एनर्जी का भी वैल्यू आपको दे दिया जाएगा। देखो लिखो, इक्वेशन लिखो, K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 दे दिया आपको। इसमें डेल्टा नॉट का वैल्यू आपको दे दिया है 28,400 पर सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पेयरिंग एनर्जी दिया है बच्चों, वो पेयरिंग एनर्जी दी गई है आपको 9,400 पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आपसे पूछा जा रहा है CFSE निकालिए इन जूल। ठीक है, CFSE किस में निकालने बोल रहा है बच्चों, आपको जूल में निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आपने बोला कोई बात नहीं निकालते। सबसे पहले आपने बोला कि K4FeCH6 तो +2 हुई है यहाँ पर। +2 का मतलब क्या हो गया, D6 हो गए, और D6 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। सर बात खत्म हो गई सर। 6 है सर, 4 8 12 16 20 24 नहीं सर, -2.4। इसकी CFSE कितनी हो जाएगी सर, -2.4 del O। लेकिन सर D6 के स्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दीजिएगा सर, तो ऐसा अगर नॉर्मल ऐसा होता सर 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर किए गए हैं सर। इसका मतलब साथ में 2p भी जुड़ेगा। बोलो यस सर, ये बात समझ में आई कि सर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए सर, तो 2p को जोड़ना पड़ेगा आपको। अब अगर यहाँ 2p को जोड़ोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो तो कई बार क्या करेगा ना, 2p को डायरेक्टली वो क्या करेगा, जूल में दे देगा, फिर तो और बच्चे पागल हो जाएंगे 2p को क्या करेगा ना, जूल में दे देगा। बोले देखिए 1 पर सेंटीमीटर दूसरा जूल, अब लोग पागल हो जाएंगे। पागल नहीं होना बच्चों, लीजिए -2.4। ठीक है, और प्लस क्या करना बच्चों, यहाँ पर -2.4 हो गए डेल्टा नोट। डेल्टा नोट को क्या करेंगे भाई, 28,400। ठीक है, 28,400 ये हो गए। और उसके बाद क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये पर सेंटीमीटर, याद रखना ये कैंसिल करेगा, तो ये 28,400 ये पर सेंटीमीटर हो गए, और प्लस क्या हो गए 2 × 94,500। ठीक है, ये पर सेंटीमीटर हो गया, और दोनों को क्या कर दीजिए अब SC न्यू, मतलब इसको क्या कर दीजिए, ये तो आपको कौन निकला, ये तो वेव नंबर के टर्म में निकले दोनों वैल्यू। तो अब क्या कर दो, इनको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लाने के लिए, जूल के टर्म में लाने के लिए, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा न्यू बार, ये भी क्या होगा वैल्यू न्यू बार। इनको क्या लिख दो यहाँ पर -SC न्यू बार, और यहाँ पर लिखो +SC न्यू बार। न्यू बार का वैल्यू रखो। ठीक है, SC न्यू बार दोनों का वैल्यू रखो, लास्ट में जोड़ जाड़ के जो भी वैल्यू आता है उसको अपना लिख दो। लेकिन हमेशा याद रखना बच्चों कि CFSE हमेशा उस हिसाब से फिर निगेटिव आनी चाहिए। CFSE हमेशा निगेटिव आती है, क्योंकि निगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज किया, उसने एनर्जी क्या किया बच्चों, उसने रिलीज किया, तो वो हमेशा तो क्या हो गया वो ये आपको हमेशा निगेटिव ही आएगा। अकेला है तो अकेले में कुछ भी कर लो, लेकिन जब दो है तो आपको दिखाना होगा। देखो एनर्जी निगेटिव होने का मतलब सोचिए, CFSE किससे रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से। और स्टेबिलिटी कब आएगी, जब कोई एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर कोई एनर्जी को रिलीज ना करे तो आप उसमें स्टेबिलिटी कहां से ढूंढोगे बताओ। अगर कोई एनर्जी रिलीज ना करे तो आप उसमें स्टेबिलिटी कहां से ढूंढ पाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है। और क्वेश्चन करना हमें इसमें, पहले इसको नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, CSI या JRF नेट, गेट, DRDO, बाग, टीफर, IIT, जियो साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पेड कोर्सेज परचेज कीजिए। हमारे सभी कोर्सेज आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। इसके लिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन से, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, और ये हमारा मोबाइल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने सभी कोर्सेज पे 10 डेज 100% रिफंड पॉलिसी अवेल कर रखी है। इसका मतलब आप ये समझिए कि आप 10 दिन तक खूब पढ़िए कोर्स परचेज करके। अगर आपको कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 100% फी अपनी रिफंड ले सकते हैं। इसमें हमारा बहुत नुकसान है। ठीक है, GST, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, अदर टैक्सेशन कट जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि हमारा अपने कंटेंट पे किस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हमने किस लेवल का कोर्स प्रिपेयर कर रखा है, कितना हाईटेक, फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस कोर्स हमने बना रखा है, जो हम 100% रिफंड पॉलिसी एक्टिवेट कर रखा है हमने, जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी कोर्सेज मिलेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्टार्ट किए जाएंगे, और बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होती है डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए, और आप इतने टफ कंपटीशन एग्जाम्स में आप अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकिए। थैंक यू सो मच। आइए बच्चों, हम लोग
क्लास खत्म हो चुकी है, क्वेश्चंस लगा लेते हैं क्लास को पूरी तरह फिनिश करने से पहले। देखिए ये क्वेश्चन गेट 18 क्वेश्चन है, CrH2O होल 6 3+ है, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू दे दी गई 208 किलो जूल पर मोल, CFSC पूछी जा रही है। आप बोले क्या सर बच्चों वाला सवाल, डेल्टा नॉट आपको पता है? अरे यही तो है एब्जॉर्प्शन बाबू, यही तो है एब्जॉर्प्शन। तो जब एब्जॉर्प्शन आपको पता ही है तो आपको पता है कि Cr में कितने हैं, +3 चार्ज है, देखो +3, और आपको S2D4 होता है क्रोमियम नॉर्मली, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, S0D3 हो जाएगा। और अगर D3 हो गया बच्चों तो D3 के इलेक्ट्रॉन किस तरह से पैक होंगे, देखो तो 1 2 3 हो तो गए। अब D3 के इलेक्ट्रॉन पैक है तो आपको पता है इसकी CFSC क्या होगी, सर उतना सोचने की जरूरत ही क्या, क्या कर रहे हो, 4 या 12 एक बार में कर लो सर, -1.2 डेलो, और डेलो की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये देखो डेलो की वैल्यू कितनी दी हुई है, पुट कर दो और CFSC निकल जाएगी। अब पर सेंटीमीटर में निकालना हो तो वो तो आपको मैंने सिखा रखा है, अगर पर सेंटीमीटर में निकालने तो पर सेंटीमीटर में निकाल लेना, बाकी वो जूल में ही पूछा है तो किलो जूल में आंसर है, और उसको क्या करोगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल बना देना, ठीक है। बाकी अगर पर सेंटीमीटर में पूछ लेता तो वो चीजें आपको पता ही है। चलिए CSIR 13 क्वेश्चन म्यू हाईएस्ट पूछ रहे हैं, इन समय म्यू हाईएस्ट कौन है? आप बोलोगे सर क्या बात है सर, ये तो देखते हैं। बच्चों रिलैक्स हो जाओ, सर पहले सबसे पहले वेनेडियम है, वेनेडियम स्टैंडियम टिटेनियम, वेनेडियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है सर, +2 आ रहा है सर। स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम S2D3, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, कि सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकला, S0D3 यानी कि कितने हो गए सर D3। तो D3 में तो तीनों के तीनों अनपेयर्ड ही होते हैं ना बच्चों, D3 में तो क्या होंगे, तीनों के तीनों नीचे अनपेयर्ड होंगे T2G में। चलो ठीक है, CuNO3 होल 6, कॉपर पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ गौर से 3 3, तो कॉपर पे क्या हो गया बच्चों 3+ हो गए। अब अगर कॉपर पे 3+ हो गया तो कॉपर 3+ क्या, कॉपर जो तो नॉर्मली S2D9 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा S0D8 होगा। सर D8 में कुछ भी कर लो सर, ठीक है, और ऊपर से क्या हो गया कि आपके पास 3+ है कॉपर पे, तो सर क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम भी बचेंगे तो 2 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, 2n, कहाँ उसके पास 3 है। इस पे आ जाओ, क्रोमियम है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं क्रोमियम का, क्रोमियम S2D4 होता है, S2D4 ही रह गया बच्चों। देखिए आपको S2D4 ही रह गए, तो 1 2 3 और 4, फिर भी यहाँ पर 2 ही अनपेयर्ड आएगा। चलो NiEDTA होल 2-, 13 का क्वेश्चन है बच्चों, उस समय डायरेक्टली पूछे जाते थे, उस समय ये T2G वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उस समय इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि सीधे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के बता दो किसका म्यू जो है वो हाईएस्ट है। NiEDTA होल 2-, निकेल क्या होता है बच्चों, S2D8 होते हैं, निकेल क्या होता है बच्चों, S2D8 होता है, निकेल S2D8। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी तो क्या हो जाएगा, D8 बचेगा। D8 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं, 2, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड कहां पर, 3 पे, इसलिए आंसर कौन हो गया, ए। बात समझ रहे हो, इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। आ जाओ गेट 12 का क्वेश्चन देखो, COCl6 4- दिया हुआ है, डेल्टा नॉट का वैल्यू आपको 18,000 पर सेंटीमीटर दिया है, और ये चीज अरे टेट्राहेड्रल के लिए पूछ रहा है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल के लिए दे दिया, टेट्राहेड्रल के लिए पूछ रहा है। बोलो सर क्या बच्चों वाला सवाल है सर, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा नॉट, बात खत्म। देखो वही ऑक्टाहेड्रल उसी का टेट्राहेड्रल बना के पूछ दिया आपसे, तो 4/9 डेल्टा नॉट, तो 4/9 और डेल्टा नॉट कितना हो गया सर, 18,000 रखो, 18,000 मल्टीप्लाई कर दो, देखो काट छाटे कितना आ जाएगा आंसर, 9 दूनी 18, तो 20 2000, और कितने हो गए 4 दूनी 8, तो 8000। लो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8000। वो पर सेंटीमीटर, तो हम इसको पर सेंटीमीटर में ही रखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आप समझो बात को कि ऑक्टाहेड्रल देके दिया हुआ है तो टेट्राहेड्रल देके पूछ रहा है, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के बीच यही तो रिलेशन है। गेट 12 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आओ, बोल रहा है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है आपसे, तो सर बताओ सर, तो आप बता चुके हो, S के लिए क्या होता है A1G, P के लिए वो जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था डबलेट के लिए वही है T1U, और D के लिए क्या होगा, यहाँ तो 2 होते हैं T2G एंड EG, मिला लीजिए। SPD A1G, अरे ये तो होगा ही नहीं नीचे वाले, इसमें पहले T1U दे दिया S के लिए, नहीं A1G T1U और फिर T2G है, ये वाला, ये नहीं, आंसर कौन हो गया, ये। कितना आसान है बच्चों, थोड़ा सा अगर आप क्लास ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास में वो जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। 17 जून का क्वेश्चन है ये, आपको पूछ रहा है CFSC दी हुई है, CFSC दी है, डेल्टा नोट नहीं दिया बच्चों, CFSC दी गई है, ध्यान रखो। CFSC स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग है, डेल्टा नोट अलग है, ठीक है। डेल्टा नोट तो डेल्टा नोट है, वो तो एब्जॉर्प्शन से इंडिकेट कर सकते हैं। CFSC तो भाई वो है, CFSC क्या है, जैसे टिटेनियम स्कैंडियम टिटेनियम, यहाँ D1 बचा क्योंकि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो CFSC कितनी होगी, -0.04 डेल्टा नॉट, ये है CFSC, और यही आपको दिया गया है। और आपको पता है कि आपको CFSC कितना दिया हुआ, ये देखो कितना दिया CFSC 7680
पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू -0.4 डेल ओ। आपसे डेल ओ नहीं पूछ रहा, आपसे लेमडा पूछ रहा, आप लोग कोई बात नहीं है, पहले डेल ओ का वैल्यू तो निकाल लें। तो कितना हो गया 7680 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 0.4 कर दिया आपने, तो आपको डेल ओ का वैल्यू आ गया। अकेला है तो माइनस कितना परवाह नहीं करनी है आपको डेल ओ की वैल्यू पता चल गई। और अगर आपको ये पता चल गई तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू HC बाय लेमडा। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया हुआ लेमडा, आपको पता है, आपके पास डेल्टा नॉट दिया हुआ, तो डेल्टा नॉट मतलब इसको एनर्जी के टर्म में यहाँ रखिए। आपको H और C का वैल्यू लिख दीजिए, लेमडा यहाँ है ही। अरे बबुआ H का वैल्यू लिखो 6.62 10 पावर -34 जूल सेकेंड, C का वैल्यू लिखो 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्या कर दो, लेमडा को चाहिए, ये लेमडा चाहिए ना, E को यहाँ लेके आओ, लेमडा को यहाँ लेके जाओ, आंसर निकाल दो। बताओ पर सेंटीमीटर में है तो लेमडा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अरे बबुआ ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, एनर्जी पर सेंटीमीटर में दी हुई, तो पर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो निकल जाएगा। निकाल के देखो 19,200 समथिंग में इसका आंसर आना चाहिए, 1/19,200। और उसके बाद ज्यादा करेगा उसको एंगस्ट्रॉम में पलट देना, वो तो आपको आता ही है। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है 1 नैनोमीटर। अरे एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर ये सब चीजें आप लोग 11-12 में पढ़ते आए हो। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में देखो, विच हैव म्यू ऑब्जर्व ग्रेटर देन म्यू स्पिन। देखो टेट्राहेड्रल दिया है तो उससे क्या मतलब है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, हमें तो ये पता है कि T2G या T2 में कोई गड़बड़ होगी, अगर सिमेट्री आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्व म्यू स्पिन से ज्यादा आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो चलो बच्चों अब देखो टेट्राहेड्रल दे दिया, तो टेट्राहेड्रल का मतलब ये है, ऐसे है, अब ये है टेट्राहेड्रल। देखो D2 है, चलो भरते चलो, देखो ये है, तो D2 तो 1 2 सर, T2 में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं सर, तो इसका तो म्यू ऑब्जर्व म्यू स्पिन बराबर होंगे। D5 है सर, 1 2 3 4 5 सर, इसमें भी सर किसमें क्या होगा, T में कोई सिमेट्री अनसिमेट्री आई ही नहीं सर, डी सिमेट्रिकल है सर, इसलिए। अरे आप बात समझ नहीं रहे हो मुझसे मेरी, मैंने बोला था आपको कि T में जब भी अनसिमेट्री आएगी, T1 T2 T4 T5, ठीक है, T वाले में T2 वाले में उसमें अनसिमेट्री आएगी तो फिर क्या होगा कि वहां ऑर्बिटल मोशन इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से म्यू ऑब्जर्व जो होगा, म्यू आपको जो ओरिजिनल होगा म्यू स्पिन से ज्यादा हो जाना है। देखो वही चीज तो यहाँ लिखी हुई है। अब यहाँ D7 में आ जाओ बच्चों, ये आ जाओ D7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर गड़बड़ होगी, ठीक है, 3 4 7 नहीं, इसमें भी नहीं हुई। अच्छा D8 में आ जाओ बच्चों, देखो कब का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, पहले नहीं पूछे जाते इस तरह के क्वेश्चन। कट रहा है क्या, नहीं, चलो 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी फंस गया ये। D8 में क्या हो गया बच्चों, T2 4 हो गया, T2G नहीं लिख सकते है ना क्योंकि टेट्राहेड्रल है। चलो D3 को चेक करो, D3, अरे सर इसमें तो कुछ करने के लिए है नहीं, बिल्कुल है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है ये, टेट्राहेड्रल है, 1 2 3, अरे तेरी की ये भी फंस गया। इसमें भी क्या हो गया बच्चों, इसमें भी क्या हो गया, T2 1 है, यस सर ये भी फंस गया, जैसे ये फंसा वैसे ये भी फंसा। अब D4 पे आ जाओ, D4 आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 और 4, अरे सर ये भी फंस गया, T2 2। तो देखो जरा हमारे पास D8 आया, उसमें क्या आ गया बच्चों, T2 2 आया। सर हमारे पास D3 आई सर, उसमें क्या आ गया, T2 1 आ गया। और कौन आ गया बच्चों हमारे पास, D4 आया सर, इसमें T2 2 आ गया इसमें भी सर। और सर जब ऐसा आ ही गया है, अच्छा इसमें T2 ये वाले में, D8 में T2 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी तो अनसिमेट्रिकल ही है। तो सर इस तरह की चीजें आ गई, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आ गया, जबकि अगर 0 आता 3 आता 6 आता तो फिर उसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते, तो ऐसी केस में म्यू ऑब्जर्व और म्यू स्पिन इक्वल हो जाते। लेकिन अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इस तरह से ना तो वो फुल फील्ड हुआ, ना तो पार्सली फील्ड हुआ, ना ही वो पूरी तरह से, मतलब ना तो फुल फील्ड हुआ, ना हाफ फील्ड हुआ, ना वैकेंट है, वो पार्सली फील्ड है। और जैसे ही T2 पार्सली फील्ड होगा बच्चों, तो वो वहां पर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, किसमें, आपको स्पिन में, वो घूमने लगेगा ऑर्बिटल, जिसकी वजह से जो म्यू ऑब्जर्व आएगा वो म्यू स्पिन से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ आई होगी बच्चों। मेरे कोर्सेज परचेज कीजिए, अच्छे से पढ़िए मन लगा के, ठीक है, मैं अच्छे से अपने फ्रेंड्स को ही बताइए, सब लोग मिलके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अभी VBT CFT अभी और चलनी है, CFT की क्लास अभी और आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।